ये इस सीरीज का एपिसोड 2। अगर इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जब वू ने रेबेल फोर्सेस के बेस के बारे में पता कर लिया था। ली वापस एम्परर के पास आता है और उसे बताता है कि रेबेल कैंप आरती डिजर्ट के ब्राइन लेक में, जिससे कि मैजिक का इस्तेमाल करते हुए छिपाया गया है। एम्परर पूछता है तुम्हारी तहकीकात में कुछ पता चला? वो बताता है कि रेबेल फोर्स लीपा कैसल में आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर हमला करने वाले, वो भी एक सरप्राइज अटैक, जिसमें कि शायद लीपा कैसल के लॉर्ड यानी कि काउंट रोमन भी शामिल है। एम्परर कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक। अब तक मैंने कई सारे एडवेंचरर्स को भेजा है पर तुमने सही जानकारी ला कर दी, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। इसी वजह से एल्ड्रेड के साथ जाओ और कैसल को डिफेंड करने की कोशिश करो, वो भी वेस्ट में। वो इस फाइनल ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक न्यू वर्ल्ड गिल्ड और फिनिक्स गिल्ड एक साथ हो चुके थे, जहाँ लीपा कैसल के साउथ में उन दोनों का क्वेस्ट था और वहीं दूसरी तरफ वू का क्वेस्ट वेस्ट में था। वू के लिए ये एक अच्छा मौका था लाइव स्ट्रीम करने का, क्योंकि ये एक मेन सिनेरियो क्वेस्ट था। इसी वजह से वो कम्युनिटी में इसकी पोस्ट कर देता है। और अब वो दिन आता है जिस दिन रेबेल फोर्स का हमला होने वाला है। वो पूरी तरह से तैयार था। वही मेन सिनेरियो क्वेस्ट की वजह से व्यूअर्स की नंबर भी काफी बढ़ चुके थे, वो भी काफी खुश था। और तभी मेन सिनेरियो क्वेस्ट स्टार्ट होता है। हमें पता चलता है कि लीपा कैसल का लॉर्ड यानी कि रेमन ऑलरेडी रेबेल फोर्स के साथ हाथ मिला चुका। एक तरफ एल्ड्रेड रेबेल फोर्स का सामना करने के लिए तैयार था, वहीं दूसरी तरफ रेमन भी तैयार था अपनी सेना के साथ। जब उन दोनों की फाइट हो रही थी तो वो दूर से ही खड़े होकर देख रहा था। वो सोच ही रहा था कि आखिरकार एल्ड्रेड कितना ताकतवर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो काफी आसानी से ही रेमन को हरा देगा। वही रेमन और एल्ड्रेड लड़े जा रहे थे, जहाँ ये क्लियर था कि एल्ड्रेड रेमन को ओवरपावर कर रहा था और थोड़े समय बाद ही वो एल्ड्रेड को डिफीट भी कर देता है। एल्ड्रेड वो से कहता है इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, असली प्रॉब्लम अनडेड की आर्मी और मुझे उन्हें हराने में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो कहता है आखिरकार मेरी बारी भी आने वाली। इसी समय कैसल के बाहर ढेर सारे अनडेड की सेना कैसल की तरफ बढ़ रही थी, जिनका सामना करने के लिए वो और एल्ड्रेड तो तैनात थे, पर उनके अलावा कैसल गेट के बाहर ही डिफेंस करने के लिए और भी कई सारे प्लेयर्स आ चुके थे, जिन्हें वो ने ही स्ट्रीमिंग के थ्रू बुलाया था। और अब वो को फिक्र थी कहीं ऐसा ना हो कि सारे प्लेयर्स ये पूरी अनडेड की आर्मी को मार दे और मेरी बारी ही ना आए। तभी स्टार्ट होता है अरेना मेन सिनेरियो क्वेस्ट, डिफेंस ऑफ लीपा कैसल। ये क्वेस्ट कुछ ऐसा था जिसमें कि लीपा कैसल को तब तक डिफेंड करना है जब तक लेब्रोन अपनी सेना के साथ वहां पर ना पहुंच जाए। पर क्योंकि डिफेंड करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स ने ज्वाइन किया है, इसी वजह से अरेना डिफिकल्टी को मेंटेन करने के लिए सभी अनडेड्स को एक बूस्ट देता है, वो भी रियल टाइम में, जिसकी वजह से उनकी पावर्स काफी बढ़ जाती है। जब मेन क्वेस्ट स्टार्ट होता है तो एल्ड्रेड सीधे क्वेस्ट बॉस से लड़ने के लिए जाता है, पर वो काफी जख्मी हो जाता है, जिसकी मदद करने के लिए एली बॉस यानी कि वो भी सामने आता है। वो कहता है तुम अब पीछे हट जाओ, इसके आगे का मैं संभालूंगा। एल्ड्रेड वहां से जाने लगता है और कहता है ये सब खत्म होने के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुम्हें कुछ देना है। वो अब तैयार था क्वेस्ट बॉस से लड़ने के लिए, यानी कि पेरियन से लड़ने के लिए। पेरियन जो कि एक ब्लैक मैजिशियन था, वो अनडेड की सेना को लीड कर रहा था। जब वो की पेरियन से फाइट हो रही थी तो हमें पता चलता है कि उनकी पावर में कितना बड़ा फासला है। क्लियरली पेरियन वो को ओवर पावर कर रहा था अपने स्केलेटन्स की मदद से। पर तभी वो ने जिन प्लेयर्स को बुलाया था स्ट्रीम में, वो सभी सामने आकर उसे डिफेंड करने लगते हैं। वो ये देख के काफी खुश होता है और फिर वो उन्हें लीड करते हुए पेरियन से लड़ने लगता है। वो बार बार पेरियन के अटैक को डिफेंस करवाता और फिर जैसे ही उसे कोई ओपनिंग मिलती वो बाकियों की मदद से पेरियन पर हमला कर देता। इन सब से ये तो क्लियर था कि एटलीस्ट वो अब पेरियन को टक्कर तो दे पा रहा है, पर अभी भी उसे ओवर पावर नहीं कर पा रहा। तभी पेरियन अपनी आखिरी चाल चलता है। वो वहाँ पर ढेर सारे किमेरा ओग्रेस को ले आता है जो कि अनडेड थे। वो ओग्रेस जैसे ही वहाँ पर आते हैं पूरी बैटलफील्ड का रुख बदल जाता है, क्योंकि अब प्लेयर्स हार रहे थे। ये देख वो भी तैयार होता है, क्योंकि शायद अब उससे अपनी जान की बाजी तक लगानी पड़े। पर तभी हम डेजर्ट के दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा तेजी से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है, जिसका हमला सीधे आके पेरियन से टकराता है और वो हार जाता है। जैसे ही पेरियन हारता है हम देखते हैं कि सारे के सारे अनडेड्स गायब होने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि लेब्रोन अपनी सेना के साथ वहां पर आ चुका है। लेब्रोन जैसे ही आता है वो सिर्फ एक हमले में ही क्वेस्ट बॉस को डिफीट करता है और उसकी सेना बाकी सारी चीजें संभाल लेती और हमें पता चलता है कि एम्पायर ये बैटल जीत चुका है। वो एक जगह पर बैठा हुआ था जहाँ एल्ड्रेड ने उसे एक हाफ स्वॉर्ड दी थी, जिसकी ओरिजिन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो सोच ही रहा था कि आखिरकार ये है क्या, तभी वहाँ पर लेब्रोन आता है। लेब्रोन वो को बताता है कि साउथ में गिल्ड मास्टर्स ने सब कुछ संभाल लिया, उन्होंने कैसल को काफी इजीली डिफेंड किया और अब सब कुछ कंट्रोल में। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे क्या ये बताओगे कि आखिर ढूंढ क्यों रहे थे मुझे? लेब्रोन कहता है देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? वो को ये प्रस्ताव काफी अच्छा लगता है, क्योंकि लेब्रोन का डिसाइपल बनना कोई छोटी बात नहीं। अब तक कोई भी लेब्रोन का डिसाइपल बना नहीं था और वो को मौका मिल रहा था लेब्रोन का पहला डिसाइपल बनने का, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो पहुंचता है एम्परर अलेक्जेंडर के पास, जहाँ अलेक्जेंडर रिवॉर्ड के रूप में वो को एक रिंग देता है। वो रिंग जो कि बचपन में ही अलेक्जेंडर के मास्टर ने उसे दी थी और अब अलेक्जेंडर वो रिंग वो को पास डाउन कर रहा है, क्योंकि अब वो लेब्रोन का डिसाइपल है। वो इस रिंग को पाकर काफी खुश होता है और अभी तक तो उसके स्टैट्स भी काफी
ज्यादा बूस्ट हो चुके थे। लेब्रॉन और वो ट्रेनिंग कर रहे थे जहाँ लेब्रॉन वो को सोर्ड की को मेंटेन करने का सिखा रहा था। लेब्रॉन दिखाता है कि कैसे वो दूर से ही ढेर सारी डमी को कट कर सकता है। वो ये देख के काफी इंप्रेस होता है और फिर वो भी ट्राई करता है, बट वो अपने सोर्ड की को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। वहीं लेब्रॉन बताता है कि तुम्हारे अंदर मैजिक तो है, बस तुम्हें उसे कंट्रोल करना है, तुम्हें पहले से ही पता है, तो बस अपने अंदर झांको और उन सर्किट्स को पहचानो। वो जब ऐसा करता है तो अचानक उसके सोर्ड से ढेर सारी की बाहर निकलने लगती है, जो कि सीधे जाके एक डमी को हिट करती, और तब वो को रियलाइज होता है कि उसने अपने सर्किट्स को मेंटेन करना सीख लिया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बड़े गिल्ड मास्टर के भाई को, जो कि इस वक्त काफी भड़का हुआ था क्योंकि उसके भाई लिव ने कुछ कारणों की वजह से उसे गिल्ड से बाहर निकाल दिया था। वो बंदा जिसे कि सभी लोग प्रेसिडेंट कह के बुला रहे थे, वो इस वक्त अपना सारा गुस्सा मॉन्स्टर्स पर निकाल रहा था। वो चाहता तो अपने भाई को स्नाइप करवा सकता था, पर इससे उसकी इमेज खराब हो जाती, और अगर उसे आगे जाना है अपने भाई से भी तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एली बॉस को हराना। उसे ये क्लियरली पता था कि वो एली बॉस को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो बंदा एक ग्रुप को हायर करता है जिसका नाम क्लियर है, जो कि एली बॉस को ह्यूमिलेट कर सके। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वो को, जो कि इस वक्त अपनी नई सीखी गई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। ढेर सारे मॉन्स्टर्स को हंट करते हुए वो काफी इजीली उन सभी मॉन्स्टर्स को डिफीट करता है, और अब वो सोच ही रहा था कि अब जब मेन सिनेरियो क्वेस्ट खत्म हो चुका है और जब तक अगला सिनेरियो क्वेस्ट आना जाए तब तक मैं करूँ क्या। इसीलिए वो डिसाइड करता है एक मास्ट कॉम्बैट की रियल वर्ल्ड में केल नाइक कंपनी के बॉस को जाकर वो का ही प्रपोजल बताता है, जिसमें कि सभी प्लेयर्स मास्क लगाकर कॉम्बैट करेंगे, और ये एटलीस्ट 1 साल तक तो चलेगा, जिससे कि कंपनी को काफी फायदा होगा। और क्योंकि अगर प्लेयर्स मास्क लगाएंगे तो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें एंटर हो सकते हैं बिना किसी अपनी रेपुटेशन को खतरे में डाले। ये आइडिया नाइक एंटरटेनमेंट कंपनी को काफी अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इसकी मंजूरी दे देता है। जब ये मास्क कॉम्बैट स्टार्ट होता है तो 5-6 मास्क वाले प्लेयर्स एली बॉस से लड़ने के लिए आते हैं। एली बॉस को लग रहा था कि ये सब उसके फैंस हैं, बट असली में वो ड्राइवर्स थे। ड्राइवर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो कि लो लेवल आईडी वाले प्लेयर्स को लेवल अप करने में मदद करते हैं, जबकि उनकी रियल आईडी काफी हाई लेवल की होती है। वैसे तो एली बॉस उन्हें काफी इजीली डिफीट करता है, और तभी एक और बंदा आता है। एली बॉस को लगता है कि ये भी ड्राइवर ही होगा, बट असल में वो उसका फैन निकलता है। वो बंदा एली बॉस से सेल्फी लेता है और फिर एक्सेप्ट करता है कि वो एटलीस्ट ड्राइवर है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर आता नहीं, जिसकी वजह से वो को अपने फैन यानी कि उस ड्राइवर को पीट कर सुधारना पड़ता है। वो काफी इजीली उसे हराता है, वो भी सिर्फ एक पंच में। वहीं वो ड्राइवर एक्सेप्ट करता है कि आगे से वो ये सब बंद कर देगा। वो उसे मारता नहीं और उससे बात करने लगता है ताकि वो ड्राइवर्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सके। वहीं वो ड्राइवर बताता है कि आमतौर पर ये काम करके मुझे महीने के $50,000 मिल जाते हैं, क्योंकि मैं लोगों की आईडी को एक अच्छा खासा बूस्ट दे देता हूँ। और तो मुझे इसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक आईडी में ही मुझे 3 दिन लग जाते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वही वो ड्राइवर कहता है वैसे पता है एली बॉस, तुम चाहो तो स्ट्रीमिंग के अलावा भी और काम करके काफी अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। खैर मुझे तुम्हें कुछ एक जरूरी बात बतानी है, क्या तुम ये स्ट्रीम का माइक ऑफ करोगे। वो जब ऐसा करता है तो वो ड्राइवर बताता है कि चाइना में एक स्ट्रीमर है जिसे तुमसे काफी प्रॉब्लम है, और उसने तुम्हें स्नाइप करने के लिए एक ड्राइवर को ढूंढा है जो कि काफी टॉप का ड्राइवर है जिसका नाम क्लियर है। वो ये सुन के काफी हैरान होता है, क्योंकि आखिरकार कोई चाइना का बंदा उसे क्यों स्ट्रीम स्नाइप करना चाहेगा। वो उस ड्राइवर को थैंक्स बोलता है और कहता है मेरे पास तो तुम्हें बताने के लिए कुछ है भी नहीं, जिसपे वो ड्राइवर कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारा फैन हूँ, इतना तो कर ही सकता था। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने अभी तक क्लियर को हायर कर लिया था, जो कि अपनी रियल आईडी से एली बॉस को हंट करने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि उसके लिए वो एक 140 लेवल की आईडी लेकर जाता है ताकि वो को चैलेंज कर सके। वो जब ऐसे ही रास्ते में जा रहा था तो एक बंदा उसके सामने आता है जो सीधे आईडी डिलीशन की बिट रख देता है। वो पहले उस बंदे के सारे आइटम्स को कैलकुलेट करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अगर सब कुछ बेच दिया जाए तो उसे 5000 गोल्ड मिलेंगे, जो कि वो के लिए काफी थे। इसीलिए वो दोनों ये बिट के लिए राजी हो जाते हैं। जब उनकी फाइट स्टार्ट होती है तो वो बंदा 2 शॉट्स का इस्तेमाल करता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि क्लियर भी 2 शॉट्स का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये क्लियर ही। वो कहता है हे तुम क्लियर हो ना, खैर ये बताओगे कि आखिरकार एक चाइनीज प्लेयर मुझे टारगेट क्यों कर रहा है। क्लियर कहता है इससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे तो बस पैसे से मतलब है। वो कहता है क्यों, तुम्हें नहीं पता। खैर वैसे भी जो मुझे टारगेट कर रहा है वो इस वक्त मेरी ये स्ट्रीम जरूर देख रहा होगा, तो मैं बस उससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो किसी ताकतवर को नहीं भेज सकता था। मैं देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम कितने कमजोर हो। खैर तुम अगर 2 शॉट का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे सामने मैं भी 2 शॉट्स का ही इस्तेमाल करूंगा। वो भी डुअल शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए क्लियर के सारे हमलों को काउंटर किए जा रहा था। उनकी फाइट काफी टाइम तक चलती है, बट एंड ऑफ द डे वो क्लियर को काफी बुरी तरह हरा देता है, जिसके बाद क्लियर के सारे आइटम्स वो के हो जाते हैं। इधर स्ट्रीम देख रहे जब उस प्रेसिडेंट को ये बात पता चलती है तो वो काफी भड़कता है और कहता है मुझे कैसे भी करके इस बंदे को खत्म करना है। इधर दूसरी तरफ नाइक एंटरटेनमेंट अब टीवी पर एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाली थी, यानी कि द मास्क कॉम्बैट का, जिसमें कि बड़े बड़े गिल्ड्स के मेंबर्स मास्क लगाकर कॉम्बैट करते और अगर वो हार जाते तो उन्हें अपना मास्क हटाना पड़ता। हर एक मैच में लगभग 8 कॉम्बैट्स होते हैं और जो कोई भी 8 कॉम्बैट को जीतता उसे एक थ्रोन मिलता। वो उस थ्रोन को लेकर जाके अगले कॉम्बैट वाले थ्रोन से लड़ता और जो उन दोनों में से जीतता उससे वहां का किंग माना जाता। कुछ इसी तरह से नाइक एंटरटेनमेंट का ऑनर और भी ढेर सारे रूल्स ऐड करता है जो कि काफी फैसिनेटिंग
फैसिनेटिंग थे। किल को भी ये अच्छे लगते हैं और ये बात चारों तरफ फैला दी जाती ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके। वहीं न्यू वर्ल्ड गिल्ड के भी पास ये खबर जाती है और वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ हान, जिसके डैड ने वो के डैड को धोखा दिया था, उसे भी इस बात का पता चलता है और उसे एक मौका मिलता है फेमस होने का। इसी वजह से वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। वहीं वो को भी पता था कि उसका टीवी डेब्यू होने वाला है। वो देख ही रहा था कि आखिरकार कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और तभी वहाँ उसे हान की कंपनी का नाम दिखता है, जो देख के वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे मौका मिल रहा था बदला लेने का। वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ता है और तभी वहाँ पर यंग सेन आता है और बताता है, हे तुम्हें पता नहीं है तुम इस घर में अकेले नहीं रहते हो। खैर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें वो कनकन याद है? और उसका वो बेटा जो कि अपने घर से भाग गया था। मैंने उसे एक बर्फीली जगह में देखा था, फ्रोस्ट कैनियन में। उसे मैंने काफी कुछ खाने को दिया बट वो मेरी बात सुन नहीं रहा था। इसी वजह से मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाया। पर हाँ, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। वो को ऑलरेडी इसके बारे में पता था। इसी वजह से वो उस बर्फीली जगह पर चला जाता है कैनकन को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ पियोनियर गिल्ड का लीडर और उसके कुछ मेंबर्स ऑलरेडी उस ऑर्क यानी कि कैनकन को ढूंढ रहे थे और उसके लिए उनके पास अपने कुछ रीजंस थे। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी उन्हें वो यानी कि एली बॉस दिखता है। वो एली बॉस के काफी बड़े फैन थे। वो उसके पास जाते हैं और उससे बातें करके उसे अपना दोस्त बनाने लगते हैं। वो पांचों के पांचों वो को अपने फ्रेंड में ऐड करते हैं। वही वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसपे वो यानी कि एली बॉस बताता है कि वो कैनकन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। वही उन पांचों को भी उसे ही ढूंढना था। इसी वजह से वो सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। आगे चल के एक मॉन्स्टर से उनकी फाइट होती है जिसमें कि पियोनियर गिल्ड के लोग ही लड़ रहे थे। वो देखता है कि इनकी सिंकिंग काफी खतरनाक है और हो सकता है कि हान और उसके लोगों की सिंकिंग भी ऐसी हो। इसी वजह से उसे और ताकतवर होना पड़ेगा। वो को पता था कि एक टीम के साथ लड़ना काफी फायदेमंद होता है, पर क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता है इसी वजह से वो उनसे कहता है मैं सोलो हंटिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर आगे सब ठीक रहा तो जरूर मिले। वो कैनकन को ढूंढ रहा था चारों तरफ कि तभी पहाड़ों पर ही एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो कि मैजिक का ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बॉस मॉन्स्टर फाइट हो रही है। वो जब उस तरफ पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बॉस मॉन्स्टर से इस वक्त कैनकन लड़ रहा है। कैनकन जो कि कौन का काफी अच्छा दोस्त था। इसी वजह से कैनकन कौन और वो को पहचान जाता है। वो पहले बॉस मॉन्स्टर को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता है और कैनकन के साथ मिलकर उसे डिफीट कर देता है। वही दूसरी तरफ कौन पूछता है, कैनकन आखिरकार तुम अपनी ट्राइब से भाग क्यों गए? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड थी? कैनकन बताता है ट्रेनिंग तो हार्ड थी पर एक और प्रॉब्लम थी और वो ये कि एक ब्लैक मैजिशियन से फाइट करते हुए मुझे एक कर्स लगा जिसकी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। कौन कहता है, गधे मास्टर हमें कैसे भी करके कैनकन का ये कर्स हटाना पड़ेगा। वही कैनकन बताता है ये कर्स तभी हटेगा जब वो ब्लैक मैजिशियन मारा जाएगा। वो सोच रहा था कि उसके सिस्टम विंडो पर अभी तक किसी क्वेस्ट का नामो निशान क्यों नहीं दिख रहा, क्या उसे ऐसा करने पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि अगर वो उस ब्लैक मैजिशियन को मारना चाहता है तो उसे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। बट क्योंकि कौन काफी टाइम से रिक्वेस्ट किया जा रहा था इसी वजह से वो राजी हो जाता है, ये सोचकर कि शायद उस ब्लैक मैजिशियन को मारकर उसके आइटम्स को ही बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाए। वो कैनकन के मिलने की खबर उन पांचों को भी बताता है यानी कि पियोनियर गिल्ड के मेंबर्स को, और उनसे डंजन रेड के लिए कैनकन के पास आने के लिए कहता है। जब वो दोनों डंजन रेड के लिए गेट के सामने थे तभी वहाँ पर वो पांचों लोग भी पहुंच जाते हैं और अब वो सब तैयार थे अंदर जाकर लीच को हराने के लिए। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी खामोशी दिखती है पर थोड़े समय बाद ही उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक ग्रेवयार्ड में आ चुके हैं। वो कुछ कर पाते कि तभी ढेर सारे स्केलेटन्स ग्रेवयार्ड से बाहर आने लगते हैं और एक एक करके हमला करने लगते हैं। पियोनियर गिल्ड के मेंबर्स यानी कि वो पांचों उन स्केलेटन से लड़ने लग जाते हैं और तभी हम वहाँ पर देखते हैं लीच को जिसने कि कैनकन को कर्स दिया था। लीच के वहाँ पर आते ही सब लोग काफी चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं वो उस लीच से लड़ने के लिए आगे जाता है। वो एक एक करके वहाँ पर वो जो सभी स्केलेटन्स को मारे जा रहा था और थोड़े समय बाद ही वो लीच तक पहुँचने वाला था। वो लीच वो पर कर्स से हमला करता है पर उसका यह हमला नाकाम हो जाता है क्योंकि वो उसी के स्केलेटन्स के बीच में घूमे जा रहा था। वो लीच तक पहुँचने वाला था पर तब तक लीच समझ चुका था कि उसे अपने फाइनल कार्ड को बाहर लाना पड़ेगा और तभी वो वहाँ पर समन करता है अपने सबसे बड़े वॉरियर नाइट यानी कि दुल्लाहन। कम्युनिटी में कुछ समय पहले ही पता चला था कि दुल्लाहन एक ऐसा वॉरियर है जिसका सर कटा हुआ है और वो अपने सर से ही लड़ता है। दुल्लाहन वो एक बॉस मॉन्स्टर था जिसे क्लियर करने के लिए बड़े बड़े गिल्ड्स को एटलीस्ट 20 मॉन्क्स की जरूरत पड़ी थी, तब जाके वो दुल्लाहन को हरा पाए थे और अब वो दुल्लाहन लीच के कंट्रोल में। इसी वजह से सब लोग काफी घबरा जाते हैं बट तभी वो को रियलाइज होता है कि ये दुल्लाहन उतना पावरफुल नहीं है जितना सबको लग रहा है क्योंकि ये अब मर चुका है और ये एक अनडेड बन चुका है। इसी वजह से वो कहता है मैं दुल्लाहन से लड़ता हूँ, तुम लोग उस लीच को संभाल। वो पांचों लोग यानी कि पियोनियर गिल्ड के मेंबर्स लीच को हराने के लिए आगे चले जाते हैं। वहीं वो दुल्लाहन से लड़ने लगता है क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो दुल्लाहन को हराने के लिए बड़े बड़े गिल्ड्स को भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। बट अब जब दुल्लाहन उतना पावरफुल नहीं है और ये बात सिर्फ वो को पता है तो वो इसका इस्तेमाल एक अच्छी खासी वीडियो बनाने के लिए कर सकता है। इसी वजह से वो दुल्लाहन से लड़ना स्टार्ट करता है। वो अब तक दुल्लाहन के सारे हमले डॉज किया जा रहा था। वही दुल्लाहन कहता है अगर तुम एक सच्चे योद्धा हो तो मेरे हमलों का सामना करो। वो कहता है मैं कोई योद्धा वोद्धा नहीं, मुझसे इसकी उम्मीद मत करो, मैं तो डॉज ही करूंगा। और तभी वो ऑरा का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड की जनरेट करता है और फिर दुल्हन पर हमला करता है। दुल्हन इस हमले को ब्लॉक करता है। वो कहता है तुमने तो इस हमले को ब्लॉक कर लिया पर तुम्हारे पीछे वो जो मॉन्स्टर
मास्टर है यानी कि तुम्हारा वो बॉस, उसका क्या होगा। हम देखते हैं कि वो का हमला लीच को जाके भी हिट किया था। इधर लीच पियोनियर गिल्ड मेंबर से लड़ रहा था, वहीं वो को एक मौका मिलता है और वो एक ही हमले में दुल्हन को डिफीट कर देता है। थोड़े समय बाद वो आता है और पियोनियर गिल्ड मेंबर्स की मदद करने लगता है लीच को हराने में। वो की नजर पड़ती है लीच के पास मौजूद एक लॉकेट पर जिसमें की ढेर सारी कर्स एनर्जी थी। अगले ही सेकंड वो उस लॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लॉकेट डिस्ट्रॉय होते ही कैनकन का कर्स रिलीज हो जाता है। वहीं वो काफी आसानी से उस लीच को भी हरा देता है। पियोनियर गिल्ड मेंबर्स वो की वजह से काफी इंप्रेस हुए थे क्योंकि उसने सिर्फ दुल्हन को हराया ही नहीं बल्कि लीच को हराने में भी उसकी मदद की। वहीं कैनकन भी अब खुश था और उसे समझ में आ रहा था कि आखिरकार उसके पिता इंसानों से इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि कैनकन दोबारा ब्लैक फॉरेस्ट में वापस जा रहा है जहाँ पर उसका क्लैन और पिता रहते हैं। कैनकन कहता है, कौन, तुम्हारा और तुम्हारे मास्टर का मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान है, तो अगर ब्लैक फॉरेस्ट में कभी आना हुआ तो मुझसे जरूर मिलना। कौन कहता है, जरूर, आखिर तुम हमारी दोस्त हो, और हाँ थोड़ा संभल कर जाना, जल्द ही मैं अपने इस गधे मास्टर के साथ तुमसे वहीं मिलूंगा। कैनकन वहाँ से चला जाता है। वो कहता है, तो अब आइटम्स को बांटने की बारी। वो देखता है कि पियोनियर गिल्ड के मेंबर्स आइटम्स को लेके झगड़ रहे थे कि आखिरकार ये रेयर आइटम लेगा कौन। उन दोनों में काफी तकरार थी। तभी एक बंदा आता है और उन दोनों को पीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं वो के साथ जो बंदा था वो इस बर्ताव के लिए माफी मांगता और कहता है, ये लो। वो पूछता है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो, जिसपे वो बंदा बताता है, वेल बेसिकली देखा जाए तो सारा काम तुमने ही किया, हम तो बस तुम्हें देखे ही जा रहे थे, और वैसे क्या मैं तुमसे ये रिंग खरीद सकता हूँ, मैं इसके लिए तुम्हें 20,000 गोल्ड दूंगा। अब वो तो पैसे का ही भूखा है, इसी वजह से वो उसे रिंग को भेज देता है जिसकी वजह से 20,000 गोल्ड मिलते हैं। 20,000 गोल्ड मतलब कि $20,000, जो पाके वो काफी खुश होता है। अब उसके पास आइटम्स के रूप में ब्लैक मैजिशियन का सिर्फ वो ब्रेसलेट था जो कि एक रेयर आइटम। वो सोचता है इसका इस्तेमाल सिर्फ लिविंग बींग्स ही कर सकते हैं, पर ये उनकी एचपी को 20% तक कम कर सकता है। तभी वहाँ पर केट नाम का एक लड़का आता है जो कि पियोनियर गिल्ड के ही मेंबर था। केट कहता है, एक्सक्यूज मी। वो कहता है, मैं तुम्हें रिफंड नहीं देने वाला। ओ अच्छा, तुम हो केट। वही केट कहता है, माफ करना ऐसे आने के लिए, पर क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? मुझे लगता है कि अगर हम साथ में एडवेंचर करें तो ये काफी कमाल का हो। वो सोचता है, तो ये चाहता है कि मैं इसके गिल्ड को ज्वाइन करूं। वेल मैं करना तो चाहता हूँ पर करूंगा नहीं। केट कहता है, रुको, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि तुम ना कहने वाले हो, इसी वजह से मैं अगली बार तुम्हें ये प्रस्ताव दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा कोई ताकतवर इंसान अभी तक किसी गिल्ड में नहीं है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर भविष्य में तुम किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोचो तो हमारे गिल्ड को जरूर कंसीडर करना। ये कहने के बाद ही पियोनियर गिल्ड के मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में यंग सेन खाते हुए पूछता है, वो कोलेसियम में इस वक्त तुम्हारा रैंक क्या है? वो बताता है, वेल 93 और शायद ब्रोंज। मेरा लेवल तो 93 हो गया है बट रैंक एटलीस्ट ब्रोंज ही होगी, मैंने देखा नहीं अभी तक। ये सुन के यंग सेन काफी हैरान होता है क्योंकि ब्रोंज पर पहुंचना यानी कि काफी बड़ी बात है, और ब्रोंज पर पहुंचने के लिए ही एवरेज लेवल 120 की जरूरत पड़ती है, पर वो ने सिर्फ 93 लेवल पर ही कर दिया। वो कहता है, हैरान क्यों हो रहे हो? बोल के क्या कि मैं किंग ह्यून वो मिली गॉड जो कि पूरे अरेना को एक समय पर कॉन्कर कर चुका था। यंग सेन कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम 100 लेवल तक पहुंचने से पहले ही बैटल रॉयल ज्वाइन कर लो। बैटल रॉयल ये एक गेम मोड है जो कि सिर्फ 100 लेवल से कम वाले प्लेयर्स के लिए ही ओपन होता है, और अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें काफी अच्छी खासी स्किल्स भी मिलेंगी। ये सुन के वो काफी सोच में पड़ जाता है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इसमें दिक्कत क्या है, मुझे इसे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। और कहता है, वेल अभी तो मैं किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट के बारे में सोच रहा था, पर उससे पहले इसे ट्राई करते हैं। अरेना बैटल रॉयल डोम में वो यानी कि एले बॉस आ चुका होता है। एले बॉस आते ही सबसे हाई करता है और अपनी चैट से बात करते हुए कहता है, आज मैं बैटल रॉयल खेलने वाला हूँ, बाद में मैं तुम्हें किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट के बारे में बताऊंगा, अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो अंत तक जरूर देखना। और साथ में ही मैंने सोचा है कि आज मैं थोड़ा प्लेयर्स पर रहम करूंगा, इसी वजह से मैं सिर्फ इस टाइगर से लड़ने वाला हूँ। एक बंदा एले बॉस को बैटल रॉयल में चैलेंज करता है और जब वो उसे पहचानता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोच रहा था कि एले बॉस का एक ऑटोग्राफ ले ले, पर उसने देरी कर दी क्योंकि तब तक एले बॉस हमला कर चुका था और उसे काफी आसानी से डिफीट भी कर चुका था। बैटल रॉयल में आगे जितने भी प्लेयर्स आते हैं एले बॉस उन सबको हराते चला जाता और अब तक वो 10 लोगों को लगातार हरा चुका था। आगे मैजिक टेस्ट होने वाला होता है जहाँ पर एक एनपीसी वांज इस टेस्ट को इवेलुएट करता है। वो कहता है, तो तुमने लगातार अरेना में जीता है, मैं फिर भी तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मैजिक टेस्ट अलग होता है। 2 प्रकार के टेस्ट यहाँ पर होने वाले। पहला जिसमें तुम अपने मैजिक को मैनिफेस्ट करोगे जो कि तुमने ट्यूटोरियल में किया ही हो, पर तुम अपनी किसी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारे पास कोई मैजिक सर्कल ना हो क्योंकि तुम एक बच्चे ही तो हो, पर तभी वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फायर को जनरेट करता है जो देख के उस एनपीसी यानी कि वांज के होश उड़ जाते हैं। अगला टेस्ट होता है जिसमें वांज कहता है, पिछला टेस्ट काफी आसान था, ये ट्राई करके देखो। वो उसे कुछ मार्बल्स देता है और कहता है, इनमें अपने मैजिक को इम्यून करो और इनके कलर्स को बदलने की कोशिश करो। हर एक मार्बल का कलर अलग होना चाहिए, ये आसान नहीं होने वाला। वो अगले ही सेकंड उन सभी मार्बल्स को अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट करके उनमें अपने मैजिक को इम्यून करता है एंड देन उनसे खेलने लगता है, जो देख के तो वांज के दोबारा होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये बंदा इतना ओवर पावर कैसे है। वो जब बैटल रॉयल में आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कहती है, अगला होगा अचीवमेंट इवेलुएशन, इस स्टोन स्लैब में अपने हाथ करो। वो जब ऐसा करता है तो कहता है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। पर्सनली
जो भी हो एटलीस्ट यूनिक हो। अचानक परसेंटेज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और तभी रिजल्ट कैलकुलेट होने स्टार्ट होता है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है और बताती है आमतौर पर सिर्फ 4 ही ग्रेड्स होते हैं अरेना की स्किल्स में, जैसे कि कॉमन, अनकॉमन, रेयर और यूनिक। पर क्विंसीज के अकॉर्डिंग एक और ग्रेड होता है जो कि यूनिक में भी बहुत ज्यादा अनकॉमन है, एक अननोन ग्रेड जिसे एपिक कहा जाता है। ये पहली बार है जब ऐसा कोई ग्रेड सामने आया। वो इस एपिक ग्रेड को देखकर हैरान रह जाता है और तभी उसके जो व्यूअर्स थे वो भी उसे बहुत सारे सुपर चैट्स करने लगते हैं क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में पहली बार एपिक ग्रेड को देख रहे थे। वो लड़की कहती है बधाई हो, तुम्हारी रेटिंग एपिक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में दिखाती हूँ। फिर वो एक एक करके सारे अचीवमेंट्स दिखाने लगती है जो कि सारे वो के ही थे, तो उसे इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। पर उसके व्यूअर्स ये देखकर काफी हैरान थे। वो शर्माने लगता है क्योंकि पूरी चैट उसकी तारीफ कर रही थी। बैटल रॉयल में आगे जब रैंकिंग दिखाई जाती है तो वो फर्स्ट पर था, उसका टोटल स्कोर एपिक था और रिवॉर्ड उसकी इन्वेंट्री में ऐड कर दिया गया था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो को एक फॉरेस्ट में जहाँ वो कहता है मैं तुम सबको बताता हूँ किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट के बारे में जिसकी इंतजार तुम अभी तक कर रहे हैं। किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें फेमस अरेना प्लेयर्स मास्क पहनकर एक दूसरे से लड़ेंगे। तुम गेस कर सकते हो कि उस मास्क के पीछे है कौन, पर हम तुम्हें ये बताएंगे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी छिपाना ही हमारा काम है। स्किल्स, क्लासेस, फेमस प्लेयर्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल है, तो तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि आखिरकार अपोनेंट है कौन। पर क्योंकि तुम्हें पूरी तरह से ये नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारा अपोनेंट है कौन, इसी वजह से तुम्हें एक नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा और प्योर स्किल पर निर्भर रहना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, इसका अंदाजा लगाने में तो और मजा आएगा कि आखिरकार वो फाइटर है कौन। इसकी स्ट्रीमिंग जल्द ही चालू होगी और हर फ्राइडे को होगी। इसमें 8 पार्टिसिपेंट्स होंगे और ये बिल्कुल टूर्नामेंट के स्टाइल की तरह होगा। हमने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि प्राइस क्या होगा, पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ऑटोग्राफ और एक कांग्रेचुलेशन वीडियो ये कैसा रहेगा। पूरी चैट इस पे वो को ट्रोल करने लगती है। वो कहता है कम ऑन, मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। रैगिड माउंटेन्स में वो और कौन आगे जा रहे होते हैं, जब कौन कहता है कदे मास्टर मैं पूरी तरह से थका पड़ा हूँ, पहले तो मुझे डेजर्ट में लेकर गया, फिर वो बर्फीले पहाड़ पर, आखिरकार मैं जंगल में वापस आया। वो कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों? बाय द वे जो क्वेस्ट मुझे रेबल कैंप में मिला था उसके हिसाब से मुझे कुछ ज्यादा तो मिला नहीं, क्योंकि मैंने फ्रोजन कैनियन से 3 बॉस मॉन्स्टर्स को मारा है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और उस क्वेस्ट का रिवॉर्ड जो है वो एक गोल्डन हैमर है। वैसे तो ये रैगिड माउंटेन्स काफी हार्ड है, मैंने सोचा था जब मैं 120 या 150 लेवल तक पहुंच जाऊंगा तब यहाँ पर आऊंगा, पर मुझसे रुका नहीं गया। तो चलो अब जल्दी करो और उन्हें ढूंढ कर अपने स्टेटस को बढ़ाना स्टार्ट करते। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम है टियान हो। वो कहता है रिन क्या तुम्हें इस रैगिड माउंटेन्स यानी कि इस जगह पर कुछ मिला? हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। रिन कहती है यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आमतौर पर मैंने सुना है कि जो हाई यूजर्स होते हैं वो इस फॉरेस्ट के डीप जाके हंटिंग करते हैं। टियान कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर इसे अपना हंटिंग ग्राउंड बनाते हैं, वैसे भी काफी समय हो गया। रिन कहती है ठीक है प्रेसिडेंट। टियान कहता है हे मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे मिस्टर टियान कहा करो। वैसे मैं अभी 3 घंटे में वापस आता हूँ, तब तक तुम लोअर रैंकिंग गाइस को यहाँ पर बुलाओ और अपना कैंप सेट कर लो। रिन अपने काम में लग जाती है कि तभी वहाँ पर कौन और वो भी पहुंच जाते हैं। वो कहता है अरे ये लड़की कौन है, सामने आ गई अचानक से, वैसे ही आज का दिन खराब जा रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है। वही वो लड़की यानी कि रिन एलिबॉस को पहचान जाती है और सोचती है एलिबॉस ये तो वही है ना जिसकी वजह से आजकल हमारे प्रेसिडेंट काफी स्ट्रेस में रहने लगे हैं। वो इसी की वजह से काफी स्ट्रेस रहते हैं आजकल और काफी थके हुए। अच्छा हुआ कि मैं इससे मिल पाया, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो प्रेसिडेंट काफी अच्छा महसूस करेंगे। इधर वो कहता है यार इस गेम के जितने भी मॉन्स्टर्स जितने भी लोग हैं ये सब इतने अग्रेसिव क्यों है? अभी तक ड्वार्फ्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि मेरा पीछा वो लोग कर रहे थे। क्या मुझे सच में रेड एनविल ट्राइब मिलेगी? मैं भी मुझे थोड़ी हंटिंग कर लेनी चाहिए। वही कौन कहता है गधे मास्टर कहीं कि ये वो फॉरेस्ट नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा था, ये फॉरेस्ट तो बहुत बेकार है। वो कहता है अरे तुम कंधे पर बैठे रहो ना, वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा और रोना बंद करो पहले। और एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। वही वो लड़की यानी कि रिन अपने कुछ लोगों के साथ वो का पीछा कर रही थी और कहती ओ तुमने नोटिस कर लिया हमें, ऐसी कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं तो बस एक बार तुमसे लड़ना चाहती। वो कहता है और मुझसे लड़ने के लिए तुम 3 लोगों को और लेकर आई हो, मैं तुम्हारे हंटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो मुझसे लड़ना क्यों है? मुझे तुमसे नहीं लड़ना। लड़की कहीं। रिन कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे लड़ना है क्योंकि तुम एलिबॉस और तुम्हारी वजह से एक ऐसे इंसान को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है जिसकी मैं इज्जत करती हूँ। एलिबॉस यानी कि वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से ऐसे ज्यादा गिल्ड बचे हैं जिनको प्रॉब्लम। वैसे बताओगे तुम किस गिल्ड से हो? रिन कहती है मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, चलो बस एक मैच करके देखते हैं, सिर्फ एक ही मैच तो करना है। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम लोगों के साथ मैच कर सकूं, और भागने लगता है। वही रिन अपने 3 लोगों को वो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज देती है। वो भागते हुए सोच रहा था इस जगह पर जो भी प्लेयर्स आते हैं उनके एवरेज लेवल 150 होते हैं, इवन मैं भी 4 150 लेवल के प्लेयर्स को हैंडल ना कर पाऊं। आखिरकार ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है? जब मैंने अरेना खेलना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले मैं एक दूसरी गेम में एक रैंकर था। एक बड़े से गिल्ड ने मुझे स्काउट करने की कोशिश की पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अकेले खेलना पसंद, मैं किसी गिल्ड द्वारा रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहता था। पर मना करने के बाद काफी अजीब अजीब चीजें होने लगी। मेरा पीछा प्लेयर किलर्स करने लगे, मेरी हंटिंग हर बार इंटरप्ट होती, इवन फोरम पर मेरे बारे में काफी हेट पोस्ट भी होती। गिल्ड हमेशा मुझ पर हमला करता और मैं हमेशा उनसे
अपना पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा करता। एक ऐसा गेम जिसे एक समय पर खेलने में मुझे अच्छा लगता था, मजा आता था, उसकी वजह से मैं सिर्फ स्ट्रेस्ड रहने लगा और फिर मैंने दोबारा उस गेम में कभी लॉगिन ही नहीं। वो रुक जाता है। वही रिन कहती है, अब क्या, अब भागोगे कहाँ, पीछे तो भागने की कोई जगह ही नहीं। वो कहता है, प्लेयर किलर्स जो कि मुझे मारना चाहते हैं और एक गिल्ड हंटिंग ग्राउंड। ये सब सोच कर ही मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है जिससे मुझे नफरत है। उस वक्त और इस वक्त में बस यही फर्क है कि मेरी जिंदगी इस अरेना पर डिपेंड करती। वो कहता है, आ जाओ, आजमा लो मुझे, चलो देखते हैं कि आखिरी तक कौन बचता है। एक बंदा कहता है, मिस रिन, क्या मैं इससे अकेले लड़ सकता हूँ? एक बार सोच के देख, ये अभी 100 लेवल पर भी नहीं, और अगर इसे 4 150 लेवल के प्लेयर्स डिफीट करे तो कितनी शर्म की बात होगी। इसी वजह से मैं इससे अकेले लड़ना चाहता हूँ। रिन सोचती है, ये सही बोल रहा है, वैसे भी जिन हमारे गिल्ड के टॉप 5 वॉरियर्स में से एक है, तो एली बॉस तो इसके सामने टिक नहीं सकता और कहती है, ठीक है, बस हारना मत। सिन वो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही हमले में खत्म करूंगा। वो पर हमला होने ही वाला, पर तभी वो इस्तेमाल करता है लेब्रोन स्टाइल सोर्ड ऑरा को, यानी कि वेपन ब्रेकर, जिसके सिर्फ एक हमले में ही वो सिन के सोर्ड को कट करके रख देता है और कहता है, क्या हुआ, काफी हैरान लग रहे हो। खैर, हैरान होने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। वो सिन को उठाता है और दूर फेंक देता है। वो अभी सोच ही रहा था कि आखिरकार ये कौन सा गिल्ड है जो इस तरह से लड़ता है, और तभी वो कहता है, याद आया मुझे, कहीं तुम लोग ब्लैक स्कल गिल्ड से तो नहीं हो। रिन हैरान थी और सोचती है, सिन हार गया, आखिर कैसे? अगर ये सिन की सोर्ड को ऐसे तोड़ सकता है तो जरूर ये अपनी असली स्किल छिपा रहा है। वो कहता है, अरे आगे और तुम लोग हमला करोगे या फिर मैं ही आऊँ तुम्हारे पास? रिन कहती है, वी सब जल्दी से फॉर्मेशन तैयार करो और उसे हमला मत करने देना। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक एक करके उन दोनों पर इतने हमले करता है कि उन दोनों के लिए वो के हमलों को काउंटर करना काफी मुश्किल होता है। पर वो के लिए भी ये काफी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि वो दो लगभग 150 लेवल के प्लेयर से लड़ रहा था। वो दोनों वो को ओवरपावर करने लगते हैं और उसे पीछे धक्का देते हैं। तभी मैजिक का अटैक करा जाता है, पर वो सोर्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उस मैजिक अटैक को भी डिफेंड कर जाता है। हमें पता चलता है कि रिन ने ये मैजिक अटैक किया था। ये हमला देखकर वो समझ चुका था कि सबसे पहले उसे इस लड़की को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही असली डैमेज डीलर है। अगर इस लड़की को ठिकाने लगा दिया तो बाकी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। रिन कहती है, ऐसे ही हमला करते रहो, बस इस लड़ाई को थोड़ा और लंबा खींचो, मैं इसे संभाल लूंगी। वो सोचता है, मेरे पास एक प्लान है, पर आखिरकार वो गधा इस वक्त है कहाँ पर? हम देखते हैं कौन जंगलों में घूम रहा है। वो एक सेब को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ वो अब एक मैजिक में जकड़ा जा चुका था। रिन कहती है, ये तुम्हारा अंत है एली बॉस, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रिन वो पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अचानक उस पर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक होती और हमें पता चलता है कि कौन वहाँ पर आ चुका है। वो कहता है, तुम लेट हो, पर एक सेकंड रुको, तुम खा रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं मैं यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम में था? रिन कौन की इस हमले की वजह से वहीं पर स्टन हो जाती है, जिसकी वजह से वे और दूसरे बंदे का ध्यान उस पर जाता है। पर तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो ने क्रिसेंट मून से हमला कर दिया था। क्रिसेंट मून का ये हमला सीधे जाके रिन को हिट करता है, जिसकी वजह से रिन मारी जाती। वो कहता है, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं रियल वर्ल्ड में। रिन टियान को सब कुछ बताती है, जहाँ वो कहता है, तो इसका मतलब 4 150 लेवल प्लेयर्स एक सिंगल प्लेयर से हार गए, जो कि अभी 100 लेवल का भी नहीं है। ये बात सेंस भी कैसे बना रही है? रिन कहते हैं, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से, मुझे लगा नहीं था कि एली बॉस इतना ताकतवर होगा, साथ में ही उसका वो जो पेट है वो भी ताकतवर है। टियान कहता है, अभी कुछ समय पहले तो वो सिर्फ 50 लेवल पर था, अचानक वो इतना ताकतवर कैसे हुआ? तुम्हें ये कोई एक्सक्यूज लगता है? रिन उसे एक पेन ड्राइव देती है और कहती है, इसे अकेले में देखना। मेरा मतलब कि वो टियान को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि टियान बाद में सब कुछ अकेले देख के समझ सके कि आखिरकार एली बॉस को हराना इतना मुश्किल कैसे है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि वो हंटिंग करते वक्त ही किम से बात कर रहा था। वो रिन के बारे में किम से पूछता है, वहीं किम सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा गिल्ड है जिसके गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी एक लड़की हो और वो एक मेज भी हो। तभी उसे एक गिल्ड का नाम याद आता है, यानी कि आइसिस, जिसे टियान लीड करता है। पब्लिकली वो एक स्ट्रीमर है, पर साथ में वो गेमिंग मार्केट प्लेस का सीईओ भी। देखा जाए तो वो 2 नंबर का काम करता है, चीजों को बेचना और खरीदना। तो कह सकते हो कि वो कमीना इंसान। थोड़े समय बाद वो दोनों कुछ आगे होते हैं। वो कहता है, किम क्या तुम श्योर हो कि वो वही जगह है? किम कहता है, ये काफी अजीब बात है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे यहीं पर देखा। तभी अचानक वाटरफॉल से कोई बाहर आता है। वो कहता है, रुको, मैं यहाँ पर सर गोल्डन हैमर से मिलने आया। वो बंदा कहता है, शायद तुम एडचैन की बात कर रहे हो। वो कहता है, आरती डिजर्ट में ब्लैक मैजिशियंस द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। वो बंदा कहता है, हाँ ये वही है, वैसे मेरा नाम है त्रिसा, मैं उन्हें बताता हूँ तुम सबके बारे में। तभी त्रिसा की नजर किम पर जाती है और कहता है, एक सेकेंड, इतना बड़ा बौना? किम कहता है, ओए मैं बौना नहीं हूँ। वो सभी लोग वाटरफॉल को क्रॉस करते हैं और अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें काफी बड़ा विलेज दिखता है जो कि ड्वार्फ्स का था। एडचान भी वहीं पर मौजूद था और कहता है, क्या बात है त्रिसा, आज यहाँ पर कैसे आना हो? त्रिसा कहता है, यहाँ पर 2 बड़े बड़े बौने आए हुए हैं, तुम्हें दिखता नहीं? एडचान कहता है, ओ अच्छा तुम, मैंने जितना जल्दी सोचा था तुम उससे जल्दी आ गए। वैसे तो तुमने इस क्वेस्ट को क्लियर कर ही दिया है, तो मैंने जो वादा किया था वो रिवॉर्ड तुम्हें दे देता हूँ। एडचान वहाँ पर कुछ वेपन्स लेकर आता और कहता है, इनमें से कोई एक चूज कर लो। वो को वहाँ पर ढेर सारे वेपन्स दिखते हैं, जैसे कि ब्रेथ ऑफ नेचर जो कि यूनिक ग्रेड का था। बट तभी उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखती है, यानी कि मून लाइट विच, वो भी यूनिक ग्रेड का ही था और वो उसे अपने हाथ में लेता है। वही किम कहता है, आखिर तुम इतना सोच कह रहे हो, कोई एक ले लो। वो कहता है, अरे थोड़ा देखने तो दो, और भी स्वॉर्ड्स हैं। तभी वो वहाँ पे से एक ऐसे आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट करता है जो कि एडचान के पिता ने एडचान को दिया था। उस आर्टिफैक्ट का नाम था मेमोरीज ऑफ मर्डर, और वो भी
भी यूनिक क्रिएट का ही था, जो कि एक गॉन्टलेट था। किम जब ये देखता है तो कहता है, क्या तुम ये मुझे देने वाले हो? मैं तो अपने फिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, ये गॉन्टलेट मेरे काम आएगा। देखो अब दे दो, मुझे काफी बुरा लग जाएगा वरना। वो कहता है, नहीं, वैसे तो मैं कोई मॉन्क या मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इसकी असली ताकत का इस्तेमाल तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, पर इसका डिफेंस काफी अच्छा है, जो कि मेरे ब्लैक जैगुआर सेट की तरह है, तो मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। अब बस मुझे अपने लेवल को अप करना, जब मैं एक रैंकर बन जाऊंगा, एक असली रैंकर, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी। सीन शिफ्ट उधर हम देते हैं कुछ लोगों को जो कि मॉन्स्टर्स को हंट कर रहे थे। वो एक बंदा कहता है, अभी हमें कितनों की जरूरत है, हम इन कुत्तों को कब से मारे जा रहे हैं, लगभग 5 घंटे हो गए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है, तुम ही नहीं हो जिसे ऐसा महसूस होता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर क्या करूं, प्रेसिडेंट का आदेश है कि हमें ये कोटा पूरा करना होगा। वहीं दूसरा बंदा कहता है, क्यों, अभी तक हमारी सप्लाई तो खत्म भी नहीं हुई है। वही वो बंदा कहता है, तुमने सुना नहीं क्या, जितनी भी एडवांस पार्टी थी वो सारी की सारी एली बॉस द्वारा मारी गई, और अब हमें बदला चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपने लेवल्स को ग्राइंड कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर ही एक और बंदा कुछ मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था, यानी कि उन कुत्तों को। उन दोनों की नजर वो पर पड़ती है और कहते हैं, काफी ज्यादा कुत्तों को मार लिया हमने, कैसा रहेगा इस प्लेयर को ही मार दे, क्योंकि ये देखने में कुछ हद तक एली बॉस की तरह लग रहा है, पर वो तो नहीं, इसका मास्क अलग है। वो दोनों वो के पास जाते हैं। वही एक बंदा कहता है, तुम्हें क्या शर्म नहीं आती जो तुम रेजेड माउंटेन्स में ऐसे किसी की कॉपी कर रहे? वो बंदा कहता है, क्या मैं जैसा दिख रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत है? वही उन दोनों में से कहता है, क्या तुम एली बॉस को कॉस्प्ले कर रहे? तुम्हें अंदाजा भी, आज मैंने ऐसे कितने लोगों को देख लिया, मैं थक चुका हूँ तुम जैसे लोगों को देखकर। वो बंदा कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, कोई कैरेक्टर डिलीशन बेट लगाना है तुम्हें? सामने वाला कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एली बॉस या कुछ हो? चलो करते हैं, कैसा रहेगा कि हम टीम बैटल करें, इस तरह से तुम उसे काफी और अच्छे से कॉपी कर पाओगे, क्योंकि वो भी अकेले ही ज्यादा लोगों से लड़ता है। सामने वाला बंदा इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और डुएल स्टार्ट होती है। जैसे डुएल स्टार्ट होने वाली होती है, हम देखते हैं कि वो बंदा जिसने वो अलग मास्क पहना था, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। लाइव स्टार्ट होता है। वो बंदा कहता है, सभी का स्वागत है, मैं हूँ एली बॉस। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वही और कहता है, काफी समय हो गया स्ट्रीम किए हुए, चलो इसे हंटिंग ग्राउंड को थोड़ा और रोमांचक बनाते हैं, ऐसा रहेगा हम एरेना को थोड़ा बैलेंस करें। वैसे तो इस वक्त मुझे जिसकी तलाश है वो तियान हु है, बट आज की स्ट्रीम में मैं इनसे निपटारा चाहता हूँ। तभी वो अपने मास्क को हटाता और कहता है, समय आ चुका है तियान को एक्सपोज करने का। रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं रिन को, जो कहती है, प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी हो गई। वहीं पर सामने बैठा होता है तियान, जो कहता है, मैंने पहले ही देख ली, उसने कहा है कि वो मुझे हंट करे। रिन, तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से अब मुझे पता है कि एली बॉस कितना टैलेंटेड है। वो सच में काफी ताकतवर है, भले ही उसका लेवल कम है, वो एक मॉन्स्टर है, पर मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा। मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ और मैं अपनी प्योर स्किल्स के दम पर उसके खिलाफ जीत भी नहीं सकता। इसी वजह से अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसे खत्म करने, मैं अपने रास्ते अपनाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो इस वक्त लोगों से लड़ रहा होता, जहाँ पर कौन अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए जी जुन को शोक से इफेक्ट कर देता है। वह जुन कहता है, मरने के लिए तैयार हो जा छोटे एनिमल, पर तभी वो वहाँ पर आता है और उसका सर काट देता है। इधर दूसरी तरफ जो बचा हुआ बंदा था, वो ये देख के काफी हैरान रह जाता और साथ में वो काफी गुस्से में भी था, पर उसका गुस्सा किसी काम नहीं आता, क्योंकि एली बॉस उसे भी मार डालता है, जिसकी वजह से वो ये ड्यूएल जीत जाता है। एली बॉस यानी कि वो कहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही कारण नहीं है जिसकी वजह से मैं तियान के पीछे जा रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास काफी जानकारी है जो कि मैंने हेडर से हासिल की। मुझे पता चला कि मुझे टारगेट करने के लिए जितने भी ड्राइवर्स को भेजा गया था, उन सबको टियान ने ही हायर किया था। इवन उसकी असिस्टेंट ने भी माउंटेन्स पर मुझ पर हमला किया था। मुझे ये बात का एहसास हो चुका है कि टियान कुछ कारणों की वजह से मुझसे नफरत करता है। लाइव पर ही चैट पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? वो कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, पर मैं इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकता जब तक वो मुझसे माफी ना मांगे। और अब इन माउंटेन्स पर जितने भी लोग, वो सब के सब मेरे हाथों से मारे जाने वाले। तभी एक बंदा सुपर चैट करता है 10 गोल्ड का और कहता है कि अगर तुम बिना स्किल के अगली डुएल जीतते हो तो तुम्हें 200 गोल्ड और। वो ये देख के काफी खुश होता है और कहता है, हो सकता है इसकी वजह से मेरा अकाउंट डिलीट हो जाए क्योंकि मैं बिना स्किल के लड़ूंगा, बट फिर भी 200 गोल्ड काफी होते हैं। पर तभी उसे स्क्रीन पर 1000 गोल्ड का ऑफर दिखता है, जो देख के उसके होश उड़ जाते हैं और तभी वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़े समय बाद वो का सामना होता है 4 लोगों से, जिनमें से एक कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सीधे कैरेक्टर डिलीशन वाली बेट रखोगे, तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक ही बार में इतने लोगों को संभाल सकते हो? ये कहते ही चारों उस पर हमला कर देते हैं, पर वो बड़ा इजीली उन्हें संभाल लेता है और डिफीट भी कर देता है। वही कौन भी कुछ बंदों को पीटे जा रहा था, वो सोचता है मेरा लेवल काफी अप हो चुका है और कहता है, ए देखो मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। तभी वो को और 1000 गोल्ड मिलते हैं, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है। आगे चल के उसे और भी मिशन मिलने लगते हैं, जैसे कि 30 सेकंड तक अटैक मत करना, बिना किसी वेपन के लड़ो, या फिर अपने इन्वेंटरी में से किसी एक वेपन से लड़ो, सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए लड़ो। ऐसे ही करके उसे काफी मिशन मिलते हैं और वो उन सबको कंप्लीट करता चला जाता है। वो जब ये कैरेक्टर डिलीशन शर्त जीते जा रहा था, तभी वो सोचता है कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है, ये सब के सब इस शर्त को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? इवन मैंने पहले ये अनाउंसमेंट कर दिया है तो ये रिफ्यूज भी कर सकते थे। क्या हमारे बीच कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है? और मिशन भी काफी हार्ड होते जा रहे हैं, मुझे इन्हें एक्सेप्ट करना बंद करना होगा। तभी वो को एक और मिशन मिलता है 30,000 गोल्ड का, जो होता है कि अगली ड्यूल में अपने नोविस सेट का इस्तेमाल करते हुए फाइट करो। वो सोचता है नोविस सेट, पहले ही मेरा लेवल काफी कम है और अगर मैं उस सेट का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या मैं डैमेज भी डील कर पाऊंगा? पर यहाँ पर बात 30,000 डॉलर्स की, यानी कि गोल्ड की। अगर मैं ये मिशन एक्सेप्ट ना करूँ तो क्या मुझे इतने सारे गोल्ड से रिफंड करने पड़ेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, ये पैसे मेरे हैं। अगले सेकंड वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने नोविस सेट पे आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदे को हम देखते हैं जो कहता है आखिरकार तुम मिल ही गए, तो यहाँ पर छिपे हो तुम एली बॉस। वो की नजर जब सामने पड़ती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर तियान हो आ चुका है। तियान कहता है आखिरकार हमें वो स्ट्रीमर मिल ही चुका है जो मुझे डिफेम कर रहा था। अब मैं ये साबित कर दूंगा कि अब तक इसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ है। वो कहता है मुझे लगा तुम माफी मांगने के लिए आए, पर तुम तो अभी भी अपनी रेपुटेशन को ही बचाने के पीछे पड़े। तियान कहता है असल में तो माफी तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मेरे मासूम गिल्ड मेंबर्स पर हमला तुमने किया और अब मेरी फेम को भी खराब कर। वो कहता है व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? सबसे पहले शुरुआत तो तुमने ही की थी। तियान कहता है वो कारण जिसकी वजह से तुम्हें मेरे गिल्ड मेंबर्स के साथ लड़ना पड़ा वो था हंटिंग ग्राउंड। आखिरकार मैं तुम्हें टारगेट क्यों करता? क्या तुम अब यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल? वो कहता है मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने मेरे खिलाफ ड्राइवर्स को क्यों हायर किया? तियान कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, जो भी बोल रहे हो सब झूठ है, तुम्हारे पास तो कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है। ये सुन के वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। वही कौन इस वक्त उन दोनों की कन्वर्सेशन देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था। तियान कहता है चलो अब इन सब बातों को छोड़, एक तरीका है मेरे पास जिससे कि हम तुम्हारी मासूमियत का अंदाजा लगाने के साथ साथ तुम्हें परख सकते हैं। कैसा रहेगा एक कॉम्बैट ट्रायल कैरेक्टर डिलीशन कंडीशन, वो भी मेरे साथ। बहुत समय पहले यूरोप में लोग कैरेक्टर डिलीशन की शर्त लगाते थे ये साबित करने के लिए कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत है। जो सही होता था वो जीतता था और जो गलत होता था वो हारता था। तो बताओ इस पे तुम्हारा क्या सोचना है? क्या तुम इस ड्यूल से ये साबित करना चाहते हो कि सही कौन है और गलत कौन? वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे खिलाफ जीत सकते हो, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो इस वक्त अपने नौविस सेट में, यानी कि उस सेट में जो कि नौसिखियों के पास होता है। इधर तियान सोचता है ये लेवल्स में मुझसे बहुत कम है, इवन इसने जो पहन रखा है वो भी एक नौविस सेट है, इसका तो चांस ही नहीं है कि ये मेरे खिलाफ जीत हासिल कर सकता। मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ। वो सोचता है अगर मैंने मना किया तो इसका मतलब मैं वो मिशन भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँ, साथ में लोगों की नजरों में मेरी रेपुटेशन भी काफी खराब हो जाएगी और मेरा वो किंग ऑफ मास्क्ड कॉम्बैट वाला प्लान वो भी बर्बाद हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा कैरेक्टर डिलीट हुआ तो मेरा स्ट्रीमर करियर का ही एंड हो जाएगा। थोड़ा सोच के ही वो कहता है चलो ठीक है करते हैं। ये सुनते ही तियान काफी खुश हो जाता है और कहता है एली बॉस तुम्हारा कैरेक्टर जरूर डिलीट होगा। तभी चैट पर लोग बोलने लगते हैं कि उसे एक मिशन मिला है जिसकी वजह से वो भी नोविस सेट में। तियान हैरान होते हुए कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, उसके पास कोई मिशन है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सही हूँ क्योंकि किस्मत भी मेरे साथ ही है? वो सोचता है यह सामने आया जब मैं मिशन के बीच में था, ये सब कुछ सेटअप है। अब तक मुझे जो भी पता चला है उसके हिसाब से तियान 160 लेवल का है और ये कोलोसियम में सिल्वर रैंक पर है। वहीं इसके खिलाफ मेरे पास क्या है? बस मेरा नोविस सेट। तियान अपने आइटम्स पे काफी डिपेंडेंट होता है जिसकी वजह से ये कभी भी गोल्ड तक पहुंच नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इसके खिलाफ जीत जाता हूँ तो किंग ऑफ मास्क्ड कॉम्बैट से पहले ये एक हॉट टॉपिक बन जाएगा। ऑफ कोर्स इस वक्त मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद मैं जीत जाऊँ। वहीं वो कहता है हमारी शर्त यही है ना कि जीतने वाला हारने वाले का सब कुछ रख लेगा और साथ में जो जीतेगा वही सही। तियान कहता है हाँ बिल्कुल यही तो है हमारी शर्त। तब अरेना उन दोनों की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए वहाँ पर एक फील्ड को जनरेट करता है जिसमें कि वो दोनों फाइट कर सके। तियान कहता है तुम इस वक्त नोविस सेट में लड़ रहे क्योंकि तुम मिशन के बीच में, कहीं हारने के बाद तुम इसका बहाना तो नहीं देने वाले। अगले सेकंड वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तियान वहाँ से हल्का सा भी नहीं हटता। वो का हमला तियान पर लैंड तो करता है पर तियान में अभी भी हल्की सी भी मूवमेंट नहीं आई थी। तियान जोरों से हंसने लगता है और कहता है ये कितनी शर्म की बात है, मेरी एचपी तो हल्की सी भी नहीं घटी। मुझे लगता है तुम्हें कम से कम 100 हिट्स करने पड़ेंगे तब जाके मेरी 1 एचपी घटी, पर मुझे तुम पर सिर्फ 1 हिट करना है और तुम्हारा खेल खत्म। तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कुत्ते की मौत क्या होती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं किम को, जिसे ये सारी बात पता चलती है जिसकी वजह से वो काफी हैरान होता है और कहता है एली बॉस और तियान ये दोनों ड्वेल कर रहे हैं, वो भी कैरेक्टर डिलीशन वाली, ताकि वो ये साबित कर सके कि सही कौन है और गलत कौन। वहीं पर किम होता है जो कहता है हाँ ऐसा ही, इस वक्त वो स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। किम जब स्ट्रीम देखता है तो कहता है ये गियर कौन सा है? इस वक्त एली बॉस तो नोविस सेट में लड़ रहा है और साथ में ही तियान हो पूरी तरह से अच्छी खासी चीजें लेकर आया, पर ये स्ट्रीम देखकर तो लगता है कि शायद एली बॉस जीत रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली बॉस यानी कि वो तियान पर हमले किए जा रहा था जिसकी वजह से तियान भी अब काफी परेशान हो चुका था। तियान हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो वहाँ से हट जाता है और एक्टिवेट करता है घोस्ट स्टेप्स को। वहीं तियान भी अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है। वो सोचता है इसने अपनी स्किल्स बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दी, अगर मैं थोड़े कदम पीछे ले लूं तो ये मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। तियान जैसे ही वो पर हमला करता है वो हल्का सा पीछे हट जाता है और बच जाता है। अगले सेकंड वो तियान की गर्दन पर दोबारा हमला कर देता है।
अब तक वो अकेले ही बॉस मॉन्स्टर तक से लड़ चुका है, मॉब से लड़ चुका है और भी बहुत सारे लोगों से लड़ चुका है। पर बात अगर आए सोलो बैटल की तो इसमें सामने वाले पर डैमेज देना काफी आसान होता है क्योंकि उसे रिकवरी करने का टाइम नहीं होता। इसी वजह से सोलो बैटल में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार अटैक्स को डॉज कैसे करते। साथ में ही अगर तुम सामने वाले के स्टाइल को कॉपी कर सको या उसे ऑब्जर्व कर सको तो ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है। वो अब तक तियान के सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज किया जा रहा था और ये फुर्ती उसमें तब आई थी जब वो इस गेम में रैंक नंबर 1 पर था। मिली गॉड होते हुए वो तियान की 1 HP कम कर देता। जैसे ये बात फैलना शुरू होती है कि तियान और वो यानी कि एली बॉस में ड्वेल हो रही, लोग देखने के लिए वहां पर आते हैं। वो सब के सब वो के मूवमेंट्स को देख के काफी हैरान थे। ये एक हाई प्रेशर बैटल थी जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल हिट में ही सामने वाला इस ड्वेल को खत्म कर सकता है। वहीं दूसरा बंदा इस ड्वेल को खत्म करना चाहे भी तो उसे कम से कम 1000 हिट्स तो करने ही पड़े। तियान सोचता है आखिरकार ये अब तक मेरे हमलों से बच कैसे रहा। वहीं वो हमलों से बचते हुए उस पर काउंटर अटैक किए जा रहा था और सोचता है आज या तो ये रहेगा या तुम। दूसरी तरफ जो लोग ये स्ट्रीम देख रहे थे वो सब इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तियान वो पर सिर्फ एक अटैक लैंड नहीं कर पा रहा। इधर किम भी काफी खुश होता है ये स्ट्रीम देखते हुए और कहता है यह बंदा तो सच में एक मॉन्स्टर है, लगता है मुझे भी इससे जल्द ही लड़ना पड़ेगा। कैंग कहता है ये बोलने के लिए सही टाइम नहीं। किम कहता है मुझे उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ भेजना चाहिए। वो के सिस्टम विंडो पर ढेर सारे सुपर चैट्स आ रहे थे। वही तियान अब तक काफी थक चुका था। वो यही सोच रहा था ये नामुमकिन है, आखिर ये पॉसिबल है कैसे, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके सिस्टम विंडो पर डेंजर का साइन आ रहा था क्योंकि उसकी HP अब सिर्फ 1 बची थी। तियान सोचता है आखिरकार मैं हार क्यों रहा हूँ, मेरा लेवल भी इससे ज्यादा है, मेरे आइटम्स भी इससे बेहतर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गेम में कोई ग्लिच है। वो कहता है ओए अच्छे से खड़े रहो, कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, तुम्हारी वजह से मेरा फोकस खराब हो रहा है। बस 1 HP और तुम्हें बचाए हुए उसे खत्म कर दूं तो ये साबित हो जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन। हाँ ये भी बात सही है कि मेरा लेवल तुमसे बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से सिर्फ एक ही चीज है जिसमें मैं तुम्हें हरा सकता हूँ और वो है तजुर्बा। और किसी भी चीज में तजुर्बा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सुन के ही तियान का सर घूमने लगता है और तभी वो चीखते हुए बर्सर्क स्टेट में आ जाता। पर वो यानी कि एली बॉस इस फाइट को और नहीं खींचना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये बर्सर्क स्टेट में आया तो उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी वजह से वो तियान को बर्सर्क स्टेट में पूरी तरह से आने ही नहीं देता और तभी उस पर हमला करके उसका खेल खत्म कर देता है। हमें पता चलता है कि एली बॉस और तियान हो यानी कि ISIS गिल्ड के बीच जो ड्वेल हो रही थी उसमें जीत होती है एली बॉस की। रिन कहती है एली बॉस तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब तक एली बॉस यानी कि वो ने अपना OG सेट पहन लिया था। वही वो कहता है मैं कॉम्बैट ट्रायल जीत चुका हूँ जिसकी वजह से ये तो साबित हो चुका है कि सही कौन था और गलत कौन था। कहीं 1 मिनट तुम लोग मुझे हराने के लिए एक साथ तो नहीं आने वाले, वो भी इतने लोगों के सामने। रिन हमला करते हुए कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे रिन हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर सामने एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पर पियोनियर गिल्ड के केट को जो कहता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया, क्या ढांसू एंट्री थी मेरी। साथ में पियोनियर गिल्ड के और भी मेंबर्स वहाँ पर आ चुके थे जिन्होंने रिन और बाकियों को पकड़ा था। केट कहता है लगता है यहाँ पर काफी मजे हो रहे थे, इसी वजह से हम मदद करने के लिए आ गए। अच्छा हुआ कि हमने तियान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो कहता है और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग अरेना प्लेयर्स हो, चीटिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। केट वैसे तुमने अपना पूरा नाम क्या बताया था। केट पोर्से ना, हाँ याद आया, तुम तो पोर्से के फाउंडर फर्डिनेंड पोर्से के बेटे हो, वो भी डायरेक्ट डिसेंडेंट। ये सुन के रिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे याद आता है कि पोर्से ही वो है जिन्होंने प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया था। केट कहता है तो अब कैसा रहेगा कि हम चीजों को खत्म करें। जैसे ही पियोनियर गिल्ड वहाँ पर आया सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई। केट ने ISIS क्राइम्स के बारे में सबको बताया और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो काफी गुस्से में आ गए। इसकी वजह से ISIS गिल्ड मेंबर्स बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने लॉग आउट कर दिया। अब अरेना में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर ISIS खुद को क्लेम कर सके। जिसके बाद वो पियोनियर मेंबर्स के साथ अच्छे से बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। साथ में वो मदद के लिए थैंक्स बोलता है। केट कहता है ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर हमारी मुलाकात दोबारा होगी, कुछ न कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, तो चलो आगे मिलते हैं। वो यानी कि एली बॉस को ये समझ नहीं आता कि आखिरकार केट कहना क्या चाहता है, इसलिए वो कहता है ठीक है इस वक्त तो हम बस यही कर सकते हैं और वो है इंतजार। खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तियान के पास कैसे आइटम्स थे, इधर कौन उन आइटम्स को ओपन कर रहा था। वो सोचता है तियान बिल्कुल मेरी तरह एक वॉरियर क्लास का था, जरूर उसके पास जो आइटम्स थे वो काफी लाजवाब होंगे। उसके पास एक हैवी आर्मर था जो कि मुझे नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि उसके पास थोड़ी अच्छी खासी एक्सेसरीज हो, आखिरकार वो बंदा काफी अमीर भी तो था। बट जब कौन उसे ओपन करता है तो वो का चेहरा पूरी तरह से उदास हो जाता है क्योंकि उन आइटम्स में से कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि वो खुद यूज कर सके। उन्हीं में उसे एक बुक मिलती है, एक स्किल बुक यानी कि मैजिक एक्सप्लोजन की, जो कि एटलीस्ट उसके थोड़े काम तो आ सकती थी, जिसकी वजह से वो उसे रख लेता है। वो जब मैजिक एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है तो सामने काफी डैमेज होता है, जो देख के उसे काफी हैरानी के साथ साथ काफी खुशी भी होती है। वही कौन सोचता है बाप रे ये तो काफी बवाल चीज है, ये तो बिल्कुल कामेहामेहा की तरह लग रहा है। एक सेकंड कहीं मेरा ये गधा मास्टर गोकू तो नहीं बन गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गोकू तो सिर्फ एक ही है। ओए गधे मास्टर मुझे भी कामेहामेहा सीखना है। एली बॉस ISIS गिल्ड के बीच में जो डुएल हुआ था उसका रिजल्ट सबके सामने आता है, जिसमें एली बॉस की इन्वेंट्री में 20 आइटम्स प्लस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 60,000 गोल्ड के थे।
साथ में उसके 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं यंग सेन को, जो कि इस वक्त नींद से उठा। वो कहता है, वो आखिरकार तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? वो कहता है, क्या तुम अभी अभी उठ रहे हो? वह यंग सेन पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम? वो बताता है, मैं जा रहा हूँ मास कॉम्बैट की फिल्मिंग कर। ये सुन के यंग सेन काफी हैरान होता है और कहता है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है, फिक्र मत करो, मैं अभी थोड़ा टाइम में आता हूँ। ना एक एंटरटेनमेंट कोरियन ब्रांच वो पहुंच चुका होता। वहीं पर केल भी मौजूद होता है, जो कहता है, तुम्हारा स्वागत। वो कहता है, काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए केल, और ये कौन है? सामने वाला बंदा कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा एली, मेरा नाम है जेमी मोरे। वो हेलो कहता है। जेमी कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्थ की काफी फिक्र थी, क्योंकि तुम आजकल अरेना में काफी समय बिता रहे, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस वक्त काफी बेहतर कंडीशन में हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुम्हारे प्रपोजल को देखा था, तब मैं काफी शौक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार तुमने ये सोचा कैसे। क्वेंसीज में इसमें काफी इंटरेस्टेड है, और इवन उन्होंने अरेना में एक सेट भी बनाया है। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी अच्छी खबरें हैं। इस शो के लिए हमारे पास काफी अच्छे खासे कॉमर्शियल्स भी आ चुके हैं। इवन पोर्से के भी हमारे पास। क्या तुम्हें केट के बारे में पता है? लगता है वो तुम्हें काफी अच्छे से जानता है। वो सोचता है, अच्छा तो केट इसकी बात कर रहा था। वहीं जेमी कहता है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? वो कहता है, ऑफ कोर्स, इसे डिक्लाइन करना तो कोई बेवकूफी होगी। सच में इससे कंपनी का काफी घाटा होगा। केल कहता है, क्या तुमने उन लिस्ट को चेक किया जिन्हें हमने तुम्हें भेजा था, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स के बारे में था? वो कहता है, हाँ मैंने चेक तो किया, वो लोग काफी फेमस हैं, पर क्या वो सच में सहमत है? केल कहता है, हाँ वो 6 के 6 इसमें सहमत है। वो कौन सी सेट का वेट कर रहे हैं। वैसे फिल्मिंग करने से पहले क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? वहीं पर एक अरेना पोर्ट रखा हुआ होता है। वो उसमें जाता है और तभी वो अरेना में पहुंच जाता है, जहाँ वो एक बिल्डिंग में दिखता है। वो कहता है, यकीन नहीं होता, पूरी बिल्डिंग ही बना दी इन्होंने। लगता है क्विंसीस इसको लेके काफी इंटरेस्टेड है, तो मुझे खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए इन मैजिक सर्कस का इस्तेमाल करना है। वो जैसे ही वहाँ पर जा रहा था कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं किम को, जो कहता है, ओए भूल गए क्या मुझे? इधर इधर। वो यानी कि एली बॉस कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आ रहे, इसके बारे में मुझे बताया नहीं। किम कहता है, हाँ ये जल्दी हुआ, मैं भी तुम्हारे ही सेम राउंड पे फाइट करना चाहता था। वो यानी कि एली बॉस कहता है, ऐसा क्यों? असल में तो मैं अगली जो फिल्मिंग डेट है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। किम कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं अगली फाइट में नहीं आ पाऊंगा, यही ना? तो मुझे आज कैसे भी करके जीतना पड़ेगा, और अगर अगले हफ्ते तुम नहीं आए तो इसका मतलब ये जंग है, बाद में खत्म कर दूंगा। वो सोचता है, ये मुझसे इतनी बुरी तरह लड़ना क्यों चाहता है? खैर मुझे अगले पार्टिसिपेंट से चल के मिलना चाहिए। अगली पार्टिसिपेंट होती है फिनिक्स गिल्ड की गिल्ड मास्टर कैरी, जो कहती है, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद। एली बॉस यानी कि वो कहता है, वेल पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे थैंक्स करना चाहिए। वही कैरी कहती है, क्या इस वक्त भी हम शूट किए जा रहे हैं? मतलब क्या यहाँ कहीं आसपास कोई कैमरा लगा है? वो कहता है, नहीं, मैं तो बस स्टार्ट होने से पहले तुम सबसे मिलना चाहता था। कैरी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और मेरा प्लान है कि मैं टॉप में आऊँ। अगला पार्टिसिपेंट होता है मानो गिल्ड का गिल्ड मास्टर मीलो, जिससे मिलते हुए वो यही सोच रहा था, आखिर ये इतने गुस्से में क्यों है? क्या मैंने कुछ किया है? अगला पार्टिसिपेंट होता है टैंक कॉप्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर डैनियल, जो कहता है, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देने वाला, मैं तो अपने बैटल पे फोकस कर रहा। वो जब इन सभी लोगों से मिल चुका होता है तो वो कहता है, सबसे तो मिल लिया, अब बस कुछ प्रो गेमर्स बाकी है। अरेना की प्रो लीग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, पर लगता है ये लोग समय से पहले आ चुके हैं। अगले पार्टिसिपेंट होती है अमेरिकन रेड बुल्स प्रो गेमर मासेरानो, जो कहती है, तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। वो कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मासेरानो कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ जीतने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ खुद पार्टिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम रेड बुल्स को ज्वाइन करो। अगला पार्टिसिपेंट यानी कि प्रो गेमर होता है रेयान, मैनचेस्टर डेविल प्रो गेमर, और वो भी डेविल्स को ज्वाइन करने के लिए एली बॉस को रिक्रूट करने के लिए आया था। रेयान कहता है, हम तुम्हें सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजें देंगे। वो कहता है, ऑफर्स के लिए थैंक्स, पर इस वक्त मैं अपनी स्ट्रीमिंग पर फोकस करना चाहता हूँ। रेयान कहता है, ठीक है, जब तुम डिसाइड करो प्रो गेमर बनने का तो भूलना मत कि तुम्हारे पास मेरा प्रपोजल है। वो कहता है, हाँ मैं समझ गया, ठीक है चलो स्टेज पे तुमसे मिलता हूँ। वो जब अगले सर्कल पर जाता है तो कहता है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी फेमस इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर आई हैं वो सब ऐसे ही आई, मोस्टली तो मुझे रिक्रूट करना चाहती है। अगर मैं मिली गॉड होता तो मैं ज्यादा सोचता भी नहीं, मैं बहुत ही आसानी से कन्विंस हो जाता, पर अब चीजें अलग है। वो एक बंदा कहता है, अरे तो तुम यहाँ पर हो, एली बॉस तैयार हो जाओ, रिहर्सल की स्टार्टिंग होने वाली है। वो यानी कि एली बॉस सोचता है, वो इतना घबरा क्यों रहा है, पहले स्ट्रीम पे फोकस कर। जब तक ये लोग साउंड चेक कर रहे थे तब तक लोग इकट्ठा हुए जा रहे थे। ए वर्ल्ड या तो फिर कहेंगे हेनवू का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म व्यूअर से भर चुका था। आमतौर पर लगभग 30 से 50 हजार व्यूअर्स ही होते थे, पर आज 2 लाख से ज्यादा व्यूअर्स सरपास कर गए थे। बहुत सारे लोग किंग ऑफ मास्क्ड कॉम्बैट में इंटरेस्टेड थे, और तभी स्पॉटलाइट वो यानी कि एली बॉस पर आती है, जहाँ वो कहता है, हेलो मैं हूँ एली बॉस, इंतजार करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम न्यू सीरीज की स्टार्ट करने वाले, हमारी लाइनअप काफी ढांसू है, काफी फेमस प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी से काफी एंजॉय करो। तो सभी लोग कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज मौसम काफी तूफानी होने वाला है। अब से शुरुआत होने जा रही है किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट की। वहीं हम देखते हैं कि 6 के 6 प्लेयर्स ने अपने मास्क पहन लिए थे ताकि वो खुद को छिपा सके। एली बॉस कहता है, आज यहाँ पर सबके सब रैंकर्स हैं जो आज तक कभी भी टीवी पर नहीं आए थे। पहले मैं तुम सबको कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहले मिलिए किंग हॉर्नेट से, जिसकी फाइटर कस्टम आर्मर को क्वेंसीज द्वारा बनाया गया है, स्टाइल रैंडमली सिलेक्ट किया गया है और इक्विपमेंट भी काफी बदला हुआ। अगले हैं फ्लेमिंग
फ्लेमिंग फिस्ट, तीसरे ब्लैक नाइट, अगले हंग्री बॉक्सर, अगला संबा मर्सनरी और आखिरी में नैनो मशीन जैक्सन। ये वो मास्ट फाइटर्स हैं जो कि किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट के लिए कम्पीट करने वाले हैं। ये सुन के चैट काफी खुश होती है। वहीं वो यानी कि एली बॉस कहता है ये लोग काफी कूल लग रहे हैं ना। तो चलो अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स काफी सिंपल है, जो भी 5 बार लगातार जीतेगा वो किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट बन जाएगा और ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाए। दूसरा रूल, अगर कोई भी 30 सेकंड के अंदर किसी मास्ट फाइटर को चैलेंज नहीं करता तो वो 30 सेकंड के अंदर ही जीत जाएगा। तीसरा रूल, अगर कोई 3 बार लगातार हार जाता है तो उसे अपने मास्क को हटाना पड़ेगा और अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। चौथा रूल, अगले राउंड में जो भी इस राउंड का किंग होगा वो अगले किंग को चैलेंज करे अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। ये कितना सिंपल है ना। तो चलो हम पहले सिलेक्ट करते हैं फाइटर को, वो भी डाइस की मदद से। डाइस में पहला सिलेक्शन होता है हॉर्नेट का। एली बॉस पूछता है क्या कोई भी हॉर्नेट को चैलेंज करना चाहेगा। तब एक बंदा हॉर्नेट को चैलेंज करता है यानी कि फ्लेमिंग फिस्ट। बाकी के फाइटर्स इंतजार करते हैं और तब एली बॉस कहता है तो चलो पता करते हैं कि आखिरकार कौन बनेगा किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट। शुरू होने जा रहा है मैच फ्लेमिंग फिस्ट वर्सेस किंग हॉर्नेट का। वो दोनों जैसे एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा सोनिक वेव जनरेट होती है। वो दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे थे जहाँ वो एक मैच काफी क्लोज मैच था क्योंकि कोई भी हारते हुए दिख नहीं रहा था। फ्लेमिंग फिस्ट सोचता है मुझे नहीं लगता कि इस मैच को ज्यादा खींचने की जरूरत है, मैं इन सबको हरा के मास्ट कॉम्बैट को जीत लूंगा। हमें पता चलता है कि फ्लेमिंग फिस्ट कोई और नहीं बल्कि किम है। इसी वजह से वो अपनी असली स्किल यानी कि लीरूमो की स्किल का इस्तेमाल करते हुए किंग पर अटैक करता है। उसका हमला इतना ताकतवर था कि सिर्फ इस एक हमले में ही किंग हॉर्नेट का खेल खत्म हो सकता था, पर हॉर्नेट अपने शील्ड को सामने लाता है और बच जाता है। वही हॉर्नेट कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है जो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होल्ड करता है और वो है न्यू वर्ल्ड का गिल्ड मास्टर यानी कि किम सियोक जो। अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो मुझे भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। वो सोचता है अरे नहीं गधों, ये मास्ट कॉम्बैट है, तुम लोग अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रहे हो। हॉर्नेट कहता है ये मत सोचना कि तुम आसानी से मुझसे जीत जाओगे। वही किम यानी कि फ्लेमिंग फिस्ट भी तैयार था हमला करने के लिए। उसके हमले पहले से ज्यादा घातक होते जा रहे थे। फ्लेमिंग फिस्ट कहता है मुझे इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता है, मैं इसका पहले ही सामना कर चुका हूँ, ये उतनी इंप्रेसिव नहीं। फ्लेमिंग फिस्ट इस्तेमाल करता है मैनचेस्टर लोयन फिस्ट का, जिस एक हमले पे हॉर्नेट पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। हॉर्नेट सोचता है ये सिर्फ इतने से ही तो मुझे हरा नहीं सकता और कहता है कहाँ हो तुम किम। तभी एक जोरदार पंच आके उसे लगता है और कई सारे पंचेस उसे लगे जा रहे थे जो कि किम यानी कि फ्लेमिंग फिस्ट मार रहा था। वो उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वहां का अरेना तक टूट जाता है और तभी हमें पता चलता है कि पहले राउंड यानी कि पहले चैलेंज का विजेता है फ्लेमिंग फिस्ट। किंग हॉर्नेट को बाकी जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं 6 चैलेंजर्स में से एक सोचता है ये कमीना ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इससे जरूर हार जाऊंगा। ऐसा क्यों है कि मैं इसे कभी हरा नहीं सकता। वही किम सोचता है एक जीत, मुझे बस और 4 बार जीतना है, उसके बाद मैं एली बॉस को चैलेंज कर सकता हूँ। वेल मुझे अफसोस है पर मुझे इसको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। किम सियोक जुंग ऐसा नहीं कर पाता। ऑल्दो वो 5 लगातार जीत में से 2 और जीत हासिल करता है, पर जब तीसरा मैच होता है तो उसे बहुत बुरी तरह हारना पड़ता है। उसे हराने वाला था नैनो मशीन जैक्सन। किम यानी कि फ्लेमिंग फिस्ट की स्ट्रीक को नैनो मशीन जैक्सन द्वारा तोड़ दिया जाता। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार ये है को। अब जब नैनो मशीन जैक्सन की बारी आती है तो वो भी लगातार 2 मैचेस जीता है। वो पूछता है क्या कोई ऐसा है जो कि नैनो मशीन जैक्सन को चैलेंज करना चाहता है, बट तभी नैनो मशीन जैक्सन वो उसे आके एक बात बताता है जो सुन के वो के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है क्या? वो कहता है हम 10 मिनट का इंटरमिशन कर। इधर यंग सेन ये पूरी फाइट देख रहा होता है जहाँ वो कहता है भले इन सब ने मास्क पहन रखा है पर हम बता सकते हैं कि आखिरकार ये कौन। उसे कहना चाहिए कि पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो और भी ज्यादा केयरफुल रहे। तभी उससे वो का कॉल आता है। यंग सेन कहता है हे इस वक्त तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुम्हें तो होस्ट करना चाहिए था। सामने से आवाज आती है यंग सेन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये एक इमरजेंसी है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये शो सिर्फ एक ही एपिसोड में खत्म हो जाएगा। थोड़ा समय बाद ही वो कहता है इंटरमिशन खत्म हो, अगला मैच स्टार्ट होने वाला है। नैनो मशीन जैक्सन इस वक्त 2 मैचेस लगातार जीत चुका है। कौन है जो इसे रोकना चाहता? क्या ऐसा कोई चैलेंजर है? अगर 30 सेकंड में कोई भी सामने नहीं आया तो हर कोई हारेगा और नैनो मशीन जैक्सन को एक जीत मिली। तभी हंग्री बॉक्सर सामने आता है और कहता है मैं करूंगा इस रोबोट की स्ट्रीक को मैं तोड़ूंगा। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है सिर्फ इस रोबोट को खत्म करने के और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक्सन कहता है वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? बॉक्सर कहता है लड़ो तो मुझसे पता चल ही जाए। तभी उनका ड्यूएल स्टार्ट होता है जहाँ एक तरफ होता है नैनो मशीन जैक्सन और दूसरी तरफ हंग्री बॉक्सर। बॉक्सर जैक्सन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है बट जैक्सन उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। पर तभी बॉक्सर दूसरे एंगल से एक पावरफुल फिस्ट उस पर रखता है जिसकी वजह से काफी डैमेज होता है। बॉक्सर कहता है तुमसे लड़ते हुए मैंने ये रियलाइज किया कि आखिरकार तुम हो कौन नैनो मशीन जैक्सन, तुम डैनियल हो ना। जैक्सन पीछे हट जाता है और कहता है तुमने गलत अंदाजा लगाया मेरे दोस्त, मैं हूँ नैनो मशीन जैक्सन। बॉक्सर कहता है अच्छा तो तुम डैनियल नहीं हो, मुझे तो नहीं लगता कि स्वॉर्ड्स के साथ कोई इतनी अच्छी तरह से खेल सकता है। डैनियल टैंक कोप्स का गिल्ड मास्टर, पूरे कोलोसियम में इस वक्त उसका रैंक 2nd और अगर बात की जाए उसके स्वॉर्ड्समैनशिप की तो वो तो अलग ही दुनिया की। कोई भी जर्मन प्लेयर ऐसा नहीं जो कि स्किल के मामले में उससे कंपेयर कर सके। बॉक्सर सोचता है लोग हमेशा कहते हैं कि तुम्हें कैरेक्टर स्पेस में आसानी से हराया नहीं जा सकता, पर मुझे तुम्हारी वीकनेस के बारे में पता है। लड़ते हुए बॉक्सर कहता है वैसे तुम्हारा चेहरा कैसा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है? बताओ डैनियल। बॉक्सर सोचता है अगर मैं ये फालतू की बातें करता रहा तो जरूर ये अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी की वजह से अपने कंपोजर को खो देगा और तब मुझे एक मौका मिलेगा। वहीं जैक्सन कहता
है मैं डैनियल नहीं हूँ, मैं हूँ नैनो मशीन जैक्सन, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा। उनकी फाइट काफी लंबे समय तक चलती जाती है। वहीं जैक्सन क्रिसेंट मून से बॉक्सर पर अटैक करता है, बट बॉक्सर उससे बचकर ऊपर आ जाता है और तभी उसे एक मौका मिलता है। बॉक्सर कई सारी पंचेस से जैक्सन पर हमला करता है। वही जैक्सन समझ जाता है कि ये मासेरानो की स्किल है। खैर मैंने जितना सोचा था ये उससे कमजोर है। बॉक्सर ढेर सारे फिस्ट से अटैक किए जा रहा था। पहले तो जैक्सन को लग रहा था कि वो इन अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर जाएगा, पर आखिरी में उसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। पर जैक्सन फिर भी अड़ा था। वो अपनी स्वॉर्ड को सामने लाता है और एक अलग प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉक्सर पर हमला करता है। बॉक्सर सोचता है अजीब बात है, ऐसी शॉर्ट टेक्निक, आखिरकार डैनियल इतना ताकतवर कब हो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसी शॉर्ट टेक्निक सिर्फ एक ही इंसान इस्तेमाल करता था, सिर्फ एक ही प्लेयर था जो ऐसा कर सकता था, और वो है मिली गॉड। क्या डैनियल मिली गॉड इतना ताकतवर हो चुका है? ये तो नामुमकिन है। अगले ही सेकंड जैक्सन काफी आसानी से बॉक्सर को डिफीट कर देता है। वही एली बॉस यानी कि वो कहता है ये कमीन है, और फिर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है नैनो मशीन जैक्सन इस चैलेंज का विजेता है जिसने 3 बार लगातार जीत हासिल की। इधर बैठे हुए चैलेंजर सोच रहे थे डैम इट, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यकीन नहीं होता कि उसकी और मासेरानो की ताकत के बीच में इतना बड़ा फासला होगा। क्या हम में से कोई ऐसा है जो इसे रोक सकता है? 10 मिनट के इंटरमिशन बाद दोबारा मैच स्टार्ट होता है। ऐसे ही करके मैचेस चलते रहते हैं। वही हमें पता चलता है कि जब इंटरमिशन था तब वो ने यंगसेन को बुलाया था, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से जैक्सन को यहाँ से जाना पड़ा था, और क्योंकि अब जैक्सन चला गया था तो ये स्ट्रीम भी एंड हो जानी चाहिए। जैक्सन वैसे तो बोल कर गया था कि मैं कुछ समय में वापस आता हूँ, पर वो काफी समय के लिए चला गया था। पर वो ऐसा नहीं चाहता था कि स्ट्रीम एंड हो जाए, इसी वजह से वो यंगसेन को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। जिसके बाद एली बॉस का मास्क यंगसेन पहनता है और जैक्सन का कॉस्ट्यूम वो पहनता है, और तब हमें पता चलता है कि आखिरकार क्यों जैक्सन मिली गॉड की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर पा रहा था। ऐसे ही करके जैक्सन काफी मैचेस जीतता जाता है, बट वो इस कॉम्बैट को पूरी तरह नहीं जीतता। आखिरी में जाके वो हार जाता है, जिसके बाद दोबारा से जैक्सन को चैलेंज किया जाता है किम द्वारा, और किम काफी इजीली लगातार 5 मैचेस जीत जाता है और वो बनता है किंग ऑफ कॉम्बैट। अब बारी थी हारे हुए लोगों की फेस रिवील की, यानी कि उनकी मास्क उतरने की। वो कहता है तो सभी लोग एक एक करके अपना मास्क उतारो। पहले किंग हॉर्नेट जो कि रेयान है, एक प्रो गेमर मैनचेस्टर से। वो कहता है तुम काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। वेल मैं एक अलग मौके की तलाश में था ताकि मैं एक डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल को ट्राई कर सकूं। वो कहता है तुम्हारा यहाँ पर हमेशा स्वागत है, वैसे भी हम रैंकर्स की तलाश में हैं, बस एक कॉल करना। अगली फिनिश गिल्ड मास्टर की कैर यानी कि संबा मर्सनरी। अगला मानव गिल्ड मास्टर का मार्को ब्लैक नाइट। हंग्री बॉक्सर होता है रेड बुल्स का प्रो गेमर। अब तक डैनियल आ चुका था और अब बारी थी उसके फेस रिवील की। वो मास्क हटाता है और कहता है हेलो मैं हूँ डैनी, मुझे एक अर्जेंट काम आया था जिसकी वजह से मुझे बीच में ही जाना पड़ा, माफ करना मुझे, पर 2 दिन में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और इसका पता तुम्हें भी चलेगा। सब कुछ रैप अप किया जाता है और स्ट्रीम को एंड करने का टाइम आ जाता है। वो कहता है मैं मानता हूँ कि कुछ गलतियां हुई मुझसे, क्योंकि ये मेरी पहली ऐसी स्ट्रीम थी। ऑब्वियसली हम और भी सुधार करेंगे, तो चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। ये है मिस्टी मास्क किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट। अगले हफ्ते मुलाकात आपसे दोबारा हो। जैसे ये खत्म होता है व्यूअर्स कम्युनिटी पर इसके बारे में अपने अपने ख्याल पोस्ट करने लगते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक था डैनियल का एब्सेंस। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार डैनियल गया कहाँ, क्योंकि ये पहली बार था जब ऐसे ब्रॉडकास्ट के बीच में कोई पार्टिसिपेंट गायब हो जाए। बहुत से लोग अपने अलग अलग रीजन बता रहे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट का पहला एपिसोड एयर होता है। जैसा कि डैनियल ने कहा था व्यूअर्स काफी शौक। जैसे ही एपिसोड रिलीज हुआ तो वूकी और साथ में डैनियल की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ डैनियल कुछ अर्जेंट कार्डों की वजह से वहां से चला जाता है। वो सोच रहा था कि आखिरकार वो करे क्या, और तभी अंदर जाता है और थोड़े समय बाद अंदर से हम देखते हैं कि नैनो मशीन जैक्सन बाहर आ रहा है। ये बात पूरी कम्युनिटी को शॉक करके रख देती है। बहुत से लोगों को ये लगा कि फेक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात सेंस नहीं बनाती। सबके हिसाब से मास्चेरानो ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। पर तभी एक और थ्योरी सामने आई कि क्या हो एली बॉसी जैक्सन। इसकी वजह से ये एपिसोड बहुत ज्यादा हाइप अप होता है और एक हॉट टॉपिक बन जाता है। वो कहता है यंगसेन केल ने मुझसे कहा है कि किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट में हमारी व्यूअरशिप अमेरिका से लगभग 2.4% ज्यादा। अरेना की अब तक सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप रही है 1.2%। इसका मतलब हमने 2 गुनी व्यूअरशिप अचीव की। यंगसेन ये सब बातें अच्छे से सुन नहीं रहा था और वो अपने ही फोन में लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो उससे पूछता कि तुम देख क्या रहे हो। यंगसेन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं क्या अभी तक तुमने अपना चैनल देखा नहीं क्या? तुम 5 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा अचीव कर चुके। ये सुनते ही वो के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 5 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ किंग ऑफ मास्ट कॉम्बैट के बाद। वो यंगसेन कहता है एक सेकंड, कहीं तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल तो नहीं गए? वो सोचता है कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा वो नाइक के साथ। तभी उसे याद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था 2 साल का और हर 10,000 सब्सक्राइबर पर 10,000 गोल्ड वो को मिलने वाले थे, और अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उसे बोनस भी मिलेगा। ये याद आते ही वो के तो होश ही उड़ जाते हैं। यंगसेन कहता है क्या तुम्हें पता है ये टोटल कितने हुए? वो सोच में पड़ जाता है और कहता है यंगसेन बताओ अब तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आता हूँ। पैसे की तो बाढ़ आने वाली। ये पैसे वो के लिए काफी जरूरी थे। थोड़े समय बाद यानी कि अगले दिन हम देखते हैं वो को हनीमून बिल्डिंग के सामने, जहाँ वो कहता है मुझे लगा था कि ये नामुमकिन है पर मैं ये कर सकता हूँ। वो दिन आई, अब वो समय आ चुका है जब मैं अपने कर्जे चुका दूंगा। मून्स कैपिटल में एक बंदा बैठा हुआ था जो कहता है ओ तो तुम यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए आए? बच्चे
तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने आए? वो कहता है हाँ मुझे पता है। वो बंदा सोचता है क्योंकि ये एक स्टूडेंट है तो मुझे नहीं लगता इसके पास ज्यादा पैसे होंगे। सामने वाला बंदा पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, बताओ थोड़ा तो, मुझे पता करना है आखिरकार तुम पर कितना कर्ज है। वो कहता है मेरा नाम है कैंग सेok जून। जब वो बंदा देखता है तो उसे पता चलता है कि कैंग सेok जून पर $15 मिलियन का कर्ज है। वो कहता है वो मेरे पिता है। सामने वाला बंदा कहता है तो बताओ तुम कैसे पेमेंट करने वाले हो? और सोचता है आखिरकार ये 20 साल का लड़का क्या ही पे कर सकता है। वो कहता है फिलहाल के लिए मैं तुम्हें $5 मिलियन देने वाला हूँ। ये सुन के सामने वाले के होश उड़ जाते हैं, जहाँ वो कहता है $5 मिलियन, ये कोई मजाक नहीं है बच्चे, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। वो कहता है अरे फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर पैसे लेकर आया हूँ। वो पैसे उन्हें दिखाता है और पेमेंट भी कर देता है, जो देख के सामने वाले के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि आखिरकार अब उसके घर की भी परिस्थिति काफी सुधर चुकी थी और साथ में ही उसके पिता पर जो कर्ज था वो भी उसने काफी चुका दिया था। अब बस $10 मिलियन और उसके बाद सारा कर्ज खत्म। वो कॉल करके कहता है बाकी के जो पैसे मेरे लिए बचे हैं उनका इस्तेमाल मुझे अपनी मॉम के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में करना चाहिए जहाँ वो रह सके, साथ में डैड का ध्यान रख सके। वो अपनी मॉम से बातें करने लगता है और आगे बढ़ पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं युस्मा एम्पायर सराउंडिंग फॉरेस्ट को। प्लेयर कैंग ह्योनवो जिसका लेवल 105 हो चुका था। नाइट ऑफ कियो ने स्टैट्स भी उसके काफी बेहतर थे क्योंकि अब तक उसने काफी अच्छे खासे इक्विपमेंट ले रखे थे। हम वो को एक न्यू आउटफिट में भी देखते हैं जो कि उसे नाइके कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से मिला था। ये वैसा ही आउटफिट था जो कि मिली गॉड के पास था। वो जाता है लेब्रॉन से मिलने के लिए क्योंकि लेब्रॉन ने कहा था जब तुम ताकतवर हो जाओगे मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक क्वेस्ट दूंगा। जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो वो अपनी स्किल्स को शो करता है। वही लेब्रॉन कहता है तुम ताकतवर तो हुए हो पर तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वेस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे कंप्लीट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे डिसाइपल। ये क्वेस्ट था लेटस नाम के एक बंदे को ढूंढने के बारे में जो कि रेजिड माउंटेन्स में। तभी वो को केल का कॉल आता है जहाँ केल कहता है कि अगले मास्ट कॉम्बैट के लिए हमने पार्टिसिपेंट्स को ढूंढ ली। वो कहता है केल अगर मुझे 2 लोगों को रिप्लेस करना है तो क्या ऐसा हो सकता है? केल कहता है हाँ हो तो सकता है पर बताओ किसे किसे रिप्लेस करना है? वो कहता है एक तुम मैं, एक स्पॉट मेरे लिए और एक स्पॉट रखना जेडी टेलीकॉम रॉक के जंग हानबेक के लिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? केल कहता है हाँ ऐसा कर सकता हूँ। वैसे तो वो बेचारा कि तुम्हारे उससे कोई दुश्मनी है? वो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं, खैर तुम बस हम दोनों की ड्यूल के अरेंजमेंट कर दो, बाकी का मैं संभाल। कॉल कट हो जाता है। वो सोचता है आखिरकार कितना समय बीत चुका। वो ह्यूमिलिएशन, उसका वो हंसता हुआ चेहरा, ये किंग ऑफ मास्ट वाला कॉम्बैट, ये सच में मेरे स्ट्रेस को बहुत ज्यादा रिलीफ करेगा। मेरे बदले के लिए ये सिर्फ इतना ही काफी नहीं। वैसे तो वो एक प्रो गेमर बन चुका है शायद से, तो चलो अब देखते हैं कि आखिरकार एक प्रो गेमर कितना ताकतवर होता है। और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर, या तो फिर कहें कि रैंकर्स रिटर्न का सीजन 1 खत्म होता है यहीं। सो गाइस अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक के साथ बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी तो काफी लोगों को ये सीरीज पसंद नहीं आ रही थी पर फिर भी मैंने सोचा कि एक और एपिसोड बनाकर ट्राई करते हैं। तो अगर इस पर भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मुझे ना चाहते हुए भी इसे ड्रॉप करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि आखिरकार इस पर रिस्पॉन्स कैसा आता है, उस पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एंड कमेंट में एक अच्छी सी सीरीज बता दो ताकि मैं अगर इसे ड्रॉप भी करूं तो कोई ऐसी सीरीज लेकर आऊं जो कि इससे भी ज्यादा ऑसम। टिल देन